अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नागमारिया सीरीज की कहानी सांप का कैदी। शनाख्ती कार्ड? केटी ने रोब से कहा। सिपाही ने कहा, हाँ, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। केटी ने 1 सेकंड में हालात का जायजा लिया। दोनों सिपाही उसके पास खड़े थे और खलाई शटल की सीढ़ियाँ केटी के बिल्कुल सामने थीं। केटी का भांडा फूटने वाला था। अचानक एक सिपाही ने केटी को घूर कर देखा। मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा, कौन हो तुम? अब दूसरा सिपाही भी चौकस हो गया। केटी ने अपनी नीली पतलून की जेब में हाथ डाला और कहा, दिखाता हूँ शनाख्ती कार्ड, घबराते क्यों हो? लेकिन केटी ने जिस जेब में हाथ डाला था उसमें शनाख्ती कार्ड की बजाय खलाई पिस्तौल था। एक लम्हे के अंदर अंदर केटी ने जेब से पिस्तौल निकाला और अपने सामने खड़े सिपाही पर फायर कर दिया। एक धमाके से सिपाही हवा में भस्म हो गया। इससे पहले कि दूसरा सिपाही खलाई गन से हमला करता, केटी ने उस पर भी फायर झोंक दिया। दूसरा धमाका हुआ और दूसरा सिपाही भी भस्म हो गया। केटी ने सीढ़ी पर छलांग लगा दी और तेजी से सीढ़ियां फलांगती शटल के अंदर घुस गई। फायर के धमाके की आवाज सुनकर ऊपर वाले बाकी सिपाही भी दरवाजे की तरफ दौड़े। केटी एकदम से फर्श पर लेट गई और उसने फायरिंग शुरू कर दी। एक फायर केटी के बिल्कुल करीब आकर लगा। केटी उछलकर दूसरी तरफ हो गई और उसका पिस्तौल धड़ाधड़ फायर करने लगा। देखते देखते बाकी सिपाही भी खलाई श्वाओं की जद में आकर भग से उड़ गए। ये जंग देखकर पहरेदार खलाई शटल की तरफ फायर करते दौड़े, मगर इस दौरान में केटी ने खलाई शटल का ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो खलाई जहाज़ों की तकनीक जानती थी। सबसे पहले केटी ने खलाई शटल के दोनों कमरों में घूमकर देखा। वहाँ अब कोई दुश्मन का सिपाही नहीं था। केटी कॉकपिट में बैठ गई। उसने सारे स्विच ऑन कर दिए। खलाई शटल लरजने लगी। उसका इंजन स्टार्ट हो गया। एक बेपनाह शोर के साथ शटल ने पैड पर से ऊपर उठना शुरू कर दिया। देखते देखते वह जमीन से हजारों फुट की बुलंदी पर आ गई। केटी ने दूसरा बटन दबा दिया। खलाई शटल का सबसे ताकतवर इंजन स्टार्ट हो गया। शटल को एक जबरदस्त धचका लगा और वह तेजी से ऊपर खला की तरफ बढ़ने लगी। चंद सेकंड में खलाई शटल केटी के सियारे से हजारों किलोमीटर की बुलंदी पर जा चुकी थी और फिर वह उसके मदार से निकलकर खला में रवाना हो गई। केटी ने सुख का सांस लिया। उसे एक बात का शदीद एहसास था कि अंबर का गैबी शीशा सियारे के लीडर उटांग के पास ही रह गया था, लेकिन केटी के लिए अपनी जान बचाने का काम सबसे ज्यादा अहम था। केटी ने अब एस्ट्रो चार्ट को गौर से देखा। रडार स्क्रीन पर सितारों का जायजा लेने के बाद उसने कंप्यूटर पर उनका तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि जमीन का निज़ाम शमसी 700.01 की डिग्री पर था। केटी ने उस सिमत खलाई शटल का रुख मुकर्रर कर दिया। शटल ने जमीन की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। केटी वापस जमीन पर पहुंचना चाहती थी। खलाई शटल की स्क्रीन पर केटी ने नजर डाली तो उसे अपना दुश्मन सियारा करोड़ों मील के फासले पर नजर आया। ये केटी का वतन था, मगर इसकी मखलूक उसकी दुश्मन बन गई थी। ये सियारा एक छोटे चांद की तरह चमक रहा था। इस खलाई शटल की रफ्तार करोड़ों मील फी घंटा की थी। खला में उसे इस रफ्तार का अंदाजा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी शय नहीं थी जिसको पीछे जाते देखकर केटी को एहसास होता कि उसकी रफ्तार कितनी तेज है। खला में न दिन था न रात, खला में अंधेरा था। दूर करोड़ों मील अरबों मीलों के फासले पर सितारे अंगारों की तरह दहक रहे थे। खला में अपनी दुनिया के हिसाब से केटी को एक हफ्ता गुजर गया। 8वें रोज केटी ने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसे दूर एक नीला सियारा बड़ी तेजी से चमकता नजर आया। उस सियारे की नीचे की जानिब से एक लंबूतरी नीली रोशनी निकलकर खला में पड़ रही थी। अब स्क्रीन पर केटी ने देखा कि ये एक नाशपति की शक्ल का बहुत बड़ा सियारा है, जिसके ऊपर का हिस्सा नारंगी और नीचे का हिस्सा नीला था। इस निचले हिस्से में से नीली रोशनी एक आबशार की तरह खला में पड़ रही थी। केटी का शटल उस तरफ जाने लगा। केटी ने शटल का रुख बदलने की कोशिश की, मगर उस सियारे की कशिश इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी शटल का रुख न बदल सकी। केटी की निगाहें स्क्रीन पर सियारे को तक रही थीं। उसने अब एक हैरत अंगेज मंजर देखा। खला में एक गोल नीली रोशनी का दायरा तैरता हुआ नीले सियारे की आबशार जैसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। ये दायरा एक गोल नीले तख्ते की तरह था। अचानक केटी के हलक से एक चीख सी निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि तख्ते पर एक इंसान लेटा था, जिसके जिस्म के गिर्द एक बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ था। पास ही सांप की पटारी खुली पड़ी थी। ये इंसान बिल्कुल जमीन के इंसान की तरह का था और उसका चेहरा दहशतज़दा था। आंखें खौफ से फटी हुई थीं, क्योंकि सांप का मुंह उस बदकिस्मत इंसान के चेहरे के बिल्कुल ऊपर था और सांप की जुबान बार बार बाहर निकल रही थी। ये सांप और इंसान वाला नीली रोशनी का तख्ता जब सियारे से निकलने वाली नीली रोशनी की जद में आया तो उस रोशनी ने उसको ऊपर खींचना शुरू कर दिया।
केटी की खलाई शटल उस वक्त नीली रोशनी के आबशार के ऐन नीचे पहुंच गई थी। केटी ने शटल के ग्लोब में देखा कि नीली रोशनी बदकिस्मत इंसान को ऊपर ही ऊपर खींचे लिए जा रही थी। केटी ने एक बार फिर अपनी खलाई शटल को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की, मगर अब उसकी खलाई शटल नीले सियारे की जद में आ चुकी थी और उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। अब केटी सियारे की तरफ खींचती चली जा रही थी। शटल अब एक ऐसे जाविये पर सियारे की तरफ बढ़ रही थी कि केटी को स्क्रीन पर नीली रोशनी के जाल में फंसा हुआ सांप में लिपटा हुआ बदकिस्मत इंसान साफ दिखाई दे रहा था। ये इंसान और सांप वाली नीली रोशनी सियारे की जमीन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। जमीन पर ऊंचे मखरूती पहाड़ भी नजर आने लगे थे। कहीं कहीं केटी को गहरे सब्ज धब्बे दिखाई दिए जो यकीनन दरख्त थे। केटी को ख्याल आया कि हो सकता है ये सियारा इस निज़ाम शमसी के सूरज के उतने ही फासले पर हो जितने फासले पर हमारी ज़मीन है और यहाँ इंसान रहते हों। बहरहाल अभी तक केटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। उसका इख्तियार खलाई शटल पर नहीं रहा था। खलाई शटल तेजी से अपने आप नीचे सियारे की ज़मीन की तरफ चली जा रही थी। जो इंसान सांप की लपेट में था उसे रोशनी की नीली आबशार अपने साथ लेकर सियारे की ज़मीन के मगरिब की तरफ चली गई थी। इस सियारे पर दिन का वक्त था। यहाँ भी मगरिब की तरफ सूरज गरूब हो रहा था। केटी महसूस कर रही थी कि इस सियारे के हालात हमारी ज़मीन से बहुत मिलते जुलते थे। उसका खलाई जहाज अब ज़मीन की सतह से ज़्यादा दूर नहीं था। केटी को स्क्रीन पर ऊंचे ऊंचे घने दरख्त साफ दिखाई दे रहे थे। गुरूब होते सूरज की रोशनी में इन दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। सांप की कुंडली में लिपटा हुआ इंसान नीली रोशनी के साथ ही गायब हो चुका था। केटी ने देखा कि जिस जगह उसकी खलाई शटल उतर रही थी वहां कोई आबादी नहीं थी। बिल्कुल वीराना था, जहां ज़मीन ऊंची नहीं थी और दरख्तों के झुंड कहीं कहीं शाम की हवा में लहरा रहे थे। केटी ने शटल की रफ्तार को कंट्रोल कर रखा था। उसने एक बटन दबाया तो दीवार में नन्हा सा सुराख खुल गया। यहाँ से जो हवा अंदर आई उसमें ताजगी, ठंडक और ऑक्सीजन मौजूद थी। आसमान पर उसने कुछ परिंदे भी उड़ते हुए देखे। हवा में सब्जे की धीमी धीमी खुशगवार महक थी। केटी की खलाई शटल आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह पर जाकर लग गई। केटी ने सारे इंजन बंद कर दिए और शटल के अंदर की सारी बत्तियां भी बुझा दी। ये सब कुछ उसने एहतियात के तौर पर किया, क्योंकि वो एक ऐसे अजनबी सियारे पर आ गई थी जिसकी फिजा अगरचे ज़मीन से बिल्कुल मिलती थी, फिर भी उसे कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ की मखलूक तरक्की के किस दौर में है। हो सकता है यहाँ इंसान अभी वैशी दौर से गुजर रहा हो और केटी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए। अभी दिन की रोशनी थोड़ी थोड़ी बाकी थी। केटी शटल से बाहर निकल आई। उसके पास खलाई गन मौजूद थी। उसने चारों तरफ एक गहरी निगाह दौड़ाई। दरख्त काफ़ी घने थे। केटी ने एक गिरे हुए पत्ते को उठाकर देखा। ये ऐसे दरख्त का पत्ता था जो अंबरनाग मारिया की ज़मीन पर 5000 साल पहले ही पाया जाता था। केटी को अचानक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सियारा अभी अपनी तहजीब के इब्तदाई दौर से गुजर रहा हो और यहाँ पर ऐसे हालात हों जैसा कि अंबरनाग मारिया की ज़मीन पर 5000 बरस पहले थे। अपनी ज़मीन के इंसानों जैसी शक्ल सूरत के एक इंसान को केटी ने सांप में जकड़ा हुआ भी देखा था, जिसको नीली रोशनी की आबशार एक तरफ ले गई थी। इससे तो ये साबित होता था कि यहाँ के लोग साइंस में बहुत आगे हैं और उन्होंने कोई ऐसी नीली रोशनी ईजाद कर रखी है जो इंसान को खला से निकालकर उनकी ज़मीन पर ले आती है। लेकिन ये जादू या तिलिस्म भी हो सकता था, क्योंकि केटी ने ज़मीन के सैयारे के इर्द गिर्द किसी खलाई रॉकेट को उड़ते हुए नहीं देखा था। केटी अभी ज़मीन की साइंसी तरक्की के बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। बहरहाल उसकी खलाई शटल इस सियारे की कशिश की वजह से यहाँ उतरने पर मजबूर हो गई थी। केटी ने अपनी खलाई शटल पर एक निगाह डाली। ये खलाई शटल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो खामोश खड़ी थी। केटी एक पतली सी पगडंडी पर चल पड़ी जो जंगल के एक झुंड में चली जा रही थी। धूप का रंग सुनहरी होने के बाद अब किरमिजी होने लगा था और शाम के साए दरख्तों के नीचे फैलना शुरू हो गए थे। केटी बड़ी एहतियात से चारों तरफ से चौकस होकर चल रही थी। खलाई पिस्तौल उसके हाथ में था और हाथ उसने नीली पतलून की जेब में डाल रखा था। वह ज़रा से खतरे पर 1 सेकंड में पिस्तौल निकालकर फायर कर सकती थी। जंगल में आगे जाकर उसने दरख्तों पर परिंदों के बोलने की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें चिड़ियों की चहकार से मिलती जुलती थीं। आगे जाकर जंगल घना हो गया। यहाँ अंधेरा बढ़ गया था। केटी ने अचानक शेर की धाड़ सुनी। वो तेजी से दरख्त के पीछे हो गई। शेर की धाड़ कुछ फासले पर से आई थी। दूसरी बार शेर की धाड़ दूर से सुनाई दी। शेर कहीं दूर चला गया था, तो गोया यहाँ शेर भी थे। साफ जाहिर था कि इस सियारे पर हूबहू वही फिजा और वही हालात हैं जो ज़मीन पर थे। जंगल खत्म हो गया।
अब केटी के सामने एक छोटा सा वीरान मैदान था जिसमें ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। सूरज गुरूब हो चुका था। शाम के अंधेरे ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। केटी उस मैदान से भी गुजर गई। उसे दूर कुछ रोशनियां नजर आईं। ये रोशनियां चिरागों की तरह झिलमिला रही थीं। केटी उन रोशनियों की तरफ चलने लगी। अब उसने देखा कि कुछ फासले पर एक शहर की चारदीवारी बनी है जिसके ऊपर बुर्ज बने हैं और हर बुर्ज में एक मशाल रोशन है। मशाल की रोशनी में कहीं कहीं ज़िरापोश सिपाही नेज़े हाथों में लिए पहरा दे रहे थे। केटी को यकीन हो गया कि इस स्यारी की ज़मीन अपनी तहजीब के इब्तदाई दौर में से गुजर रही है। इस शहर के बड़े दरवाजे तक एक ऐसी सड़क जारी थी जिस पर पत्थर चुने गए थे। केटी को कहीं बिजली का खंभा, मोटर, टेलीफोन के तार और मॉडर्न ज़माने की कोई निशानी वहाँ ना मिली। अब वो सोच में पड़ गई कि शहर में दाखिल हो या ना हो, क्योंकि उसने जदीद ज़माने की नीली खलाई मैकेनिकों वाली वर्दी पहन रखी थी। उसके सर पर नीली टोपी भी थी। कहीं लोग उसे किसी दुश्मन स्यारे की औरत समझकर मार न डालें। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया तो केटी आगे बढ़ी। उसे बहरहाल शहर में दाखिल होकर मालूम करना था कि वो किस स्यारे पर है और यहाँ कैसे लोग आबाद हैं। केटी शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर एक जगह रुक गई। शहर का दरवाज़ा पुराना और ऊंचा था। उसका एक पट खुला हुआ था और 2 पहरेदार नेज़े लिए वहां पहरा दे रहे थे। 2 सिपाही शहर में दाखिल होने वालों की पड़ताल पर लगे थे। कुछ लोग गधों पर सवार शहर के अंदर से निकले। एक रिथ दौड़ता हुआ आया और शहर के दरवाजे में दाखिल हो गया। 2 घुड़सवार भी शहर में दाखिल हुए। ये पुराना ज़माना था। केटी ने सोचा, इन लोगों की शक्लें हमारी ज़मीन के इंसानों जैसी थीं, मगर वो कदीम तरीन ज़माने के लोग थे और वो अभी रिथों पर सवार होकर सफ़र करते थे। केटी शहर में दाखिल होते हुए हिचकिचा रही थी कि किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। केटी ने तड़पकर पीछे देखा। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत सर से पांव तक चादर ओढ़े खड़ी केटी को तक रही थी। बूढ़ी औरत ने एक अजीब जुबान में केटी से कहा, शहर का दरवाज़ा बंद होने वाला है बेटी, तुम शहर में नहीं जाओगी। केटी ने भी उसी जुबान में कहा, मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ। उसके देखते देखते शहर का दरवाज़ा बंद हो गया। बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम शहर में दाखिल नहीं हो सकोगी। बेटी, तुम्हारा भाई कहाँ गया है? ये तुमने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं? तुम परदेसी हो? कहाँ से आई हो? मगर तुम तो हमारी जुबान बोलती हो। बूढ़ी औरत ने कितने ही सवाल कर डाले थे और केटी के पास इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, मैं दूसरे शहर से आई हूँ। ये लिबास मेरे भाई ने तैयार किया था। उसे नए नए लिबास तराशने का शौक है। बूढ़ी औरत भी मुस्कुराती और बोली, बेटी, तुम यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? तुम्हारा भाई कहाँ से आ रहा है? केटी ने कहा, वो शायद अब न आए, मगर मैं यहाँ परदेसी हूँ। क्या यहाँ कोई सराय नहीं है? बूढ़ी औरत बोली, सराय तो शहर के अंदर है और शहर का दरवाज़ा बंद हो गया है। मेरे साथ आओ। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर एक गाँव में है। वहाँ तुम रात बसर करना और सुबह शहर में आ जाना। केटी उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ी। बूढ़ी औरत से बातें करते हुए केटी ने इस शहर और मुल्क के बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल की। इस शहर का नाम काशान था। इस शहर के बादशाह का नाम आतून था। ये लोग इंसानी तहजीब के इब्तदाई दौर में से गुजर रहे थे, मगर बूढ़ी औरत की जुबानी केटी को मालूम हुआ कि यहाँ का बादशाह आतून बड़ा जालिम है। उसके वजीर का नाम हामान है और वह बहुत बड़ा जादूगर है। केटी के जहन में उस इंसान की तस्वीर मौजूद थी जिसके गिर्द सांप लिपटा हुआ था और जिसे नीली रोशनी की आबशार आसमान से खींचकर इस जमीन पर लाई थी। केटी ने चलते चलते सवाल किया, अम्मा, क्या यहाँ ऊपर भी कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ से इंसान नीचे लाए जाते हैं? बूढ़ी औरत ने केटी की तरफ घूरकर देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वजीर जादूगर हामान ने अपने जादू के जोर से खला में एक चांद छोड़ रखा है जिस पर कैदी लोगों को पहुंचा दिया जाता है। हमारे बादशाह आतून के कंधे पर एक फोड़ा है जिसमें हर 15वें रोज़ किसी इंसान के दिमाग के गुदे को भरा जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बादशाह उस फोड़े के जख्म से मर जाए। इसी मकसद के लिए खलाई तिलिस्मी चांद पर से हर 15 दिन के बाद एक बदकिस्मत कैदी इंसान को सांप में जकड़कर नीचे लाया जाता है। फिर उसकी खोपड़ी में से दिमाग निकालकर बादशाह के कांधे के फोड़े में भर दिया जाता है। ये भेजा फोड़े के कीड़े 15 दिन तक खाते रहते हैं और बादशाह को चैन मिलता है। 15 दिन के बाद जब भेजा खत्म हो जाता है तो एक बार फिर खलाई तिलिस्मी चांद में से एक कैदी को पकड़कर नीचे लाया जाता है। केटी ये सुनकर लरज उठी। वो बोली, मैं दूसरे शहर से आई हूँ, इसलिए ये नहीं जानती। इस तरह बातें करते करते वो नदी के किनारे आबाद एक छोटे से गांव में पहुंच गईं, जहां 10-12 कच्चे घरों में तेल के चिराग जल रहे थे। बूढ़ी औरत केटी को अपने घर में ले गई। इस घर में उस औरत का जवान बेटा और उसकी बीवी भी रहते थे।
बेटे का नाम सागून था। वो रित्थों के पहियों की मुरम्मत का काम करता था। वो केटी के लिबास को हैरानी से तक रही थी। केटी ने यही मुनासिब समझा कि उनका लिबास पहने। चुनाचे उस औरत की बहू ने केटी को अपना लिबास संदूक में से निकाल कर दिया, जो उसने पहनकर चादर ओढ़ ली। खलाई पिस्तौल केटी ने अपनी पुरानी वज़ा की कमीज की जेब में छुपा कर रखा हुआ था। रात केटी ने इन लोगों के मकान में गुजारी। सुबह को वो उनसे इजाज़त लेकर अपने भाई को तलाश करने का बहाना बनाकर शहर की तरफ निकल आई। शहर का बड़ा दरवाज़ा खुला था और उस वक्त मुसाफिरों की पड़ताल नहीं की जा रही थी। केटी शहर में दाखिल हो गई। उसने पहला काम ये किया कि नाग, अंबर और मारिया की खुशबू लेने की कोशिश की, मगर उसे किसी सिमत से भी उनमें से किसी की भी खुशबू न आई। केटी को नाउमीदी हुई। अंबर, नाग, मारिया इस शहर में नहीं थे। शहर के मकान पुख्ता ईंटों से बने हुए थे। सड़कें भी पथरीली थीं। लोग घोड़ों और गधों पर सवार आ जा रहे थे। कभी कभी कोई अमीर औरत पालकी में सवार गुजर जाती। पालकी गुलामों ने उठा रखी होती। चलते चलते केटी शहर के आखिरी किनारे पर पहुंच गई। यहाँ उसे एक शानदार महल नजर आया। महल 2 मंजिला था। उसकी खिड़की पर सोना और चांदी चमक रहा था। ऊपर गुंबद बने थे, जिन पर भी सोने का पतरा चढ़ा हुआ था, जो सूरज की रोशनी में झिलमिल झिलमिल कर रहा था। महल के गिर्द एक दीवार बनी थी। उस दीवार में एक बड़ा दरवाज़ा था, जो बंद था और बाहर पहरा लगा था। ये इस शहर के बादशाह हातून का महल था। केटी महल की तरफ देख रही थी कि एक सिपाही ने उसे दूसरी तरफ खींचकर कहा, क्या देख रही हो तुम? केटी ने जल्दी से कहा, परदेसी औरत हूँ, महल की शानो शौकत देख रही हूँ। चलो भागो यहाँ से, सिपाही ने गुर्रा कर कहा। केटी पीछे हटकर बाजार में आ गई। एक तरफ केटी को एक पुरानी किस्म का कुआं नजर आया, जहाँ कुछ लड़कियां मिट्टी की सुराहियों में पानी भर रही थीं। केटी उनके पास आकर बोली, बहन पानी पिला दो थोड़ा सा। केटी के बाल सुनहरी और आंखें स्याह और खूबसूरत थीं। लड़कियां केटी के सुनहरी बालों को बड़े शौक से देखने लगीं। एक ने पूछा, तुम किस मुल्क की शहजादी हो? और सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। केटी ने कहा, मैं शहर में परदेसी हूँ, सैर करने आई हूँ, पानी पिला दोगी? लो पियो बहन। एक औरत ने सुराही आगे करते हुए कहा। केटी ने थोड़ा सा पानी पिया और बोली, बादशाह का महल है ना? एक लड़की ने कहा, हाँ, तुम यहाँ ज्यादा देर न ठहरना, तुम्हारे बाल सुनहरी हैं, तुम खूबसूरत हो, कहीं बादशाह के गुलाम तुम्हें उठाकर न ले जाएं। दूसरी लड़की बोली, आज तो बादशाह के फोड़े में किसी बदकिस्मत इंसान का भेजा भरा जा रहा है। आज बादशाह को फुर्सत नहीं किसी लड़की की तरफ देखने की। और सब लड़कियां जल्दी जल्दी वहां से पानी भरकर चली गईं। केटी फिर एक तरफ चल पड़ी। शहर काफी बड़ा था। उसकी 4 दीवारी के अंदर आबादी से दूर खेत भी थे। केटी उन खेतों में से गुजरकर एक वीरान जगह पर आई तो उसने देखा कि कुछ सिपाही एक तख्ते पर किसी इंसान की लाश को उठाए लिए जा रही हैं। वो दरख्तों के झुंड में बनी एक मिट्टी की 4 दीवारी में दाखिल हो गई। केटी कुछ देर वहां खड़ी रही। जब सिपाही वापस चले गए तो केटी उस 4 दीवारी में दाखिल हुई। उसने देखा कि वहां जगह जगह कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान के बीच में एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। केटी ने उस गड्ढे में ऐसी लाशें देखी जिनकी खोपड़ियां ऊपर से आधी गायब थीं। वो समझ गई कि ये वो बदनसीब कैदी इंसान हैं जिनके दिमाग का भेजा निकालकर बादशाह के फोड़े में भरा गया है। केटी का जिस्म खौफ से लरस गया। क्या इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म भी कर सकता है? वो कब्रिस्तान से वापस होने लगी तो किसी ने पीछे से उसके बाजू को मजबूती से पकड़कर झिंझोड़ा। केटी ने घूमकर देखा। एक मकरू शक्ल वाला जल्लाद किस्म का आदमी उसकी तरफ जर्द दांत निकाले देखकर हंस रहा था। कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ रखा है? वो आदमी कहकहा लगाकर बोला, एक मुद्दत के बाद इस कब्रिस्तान में एक खूबसूरत लड़की आई है, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। केटी ने यहाँ पहली बार अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की। उसने जल्लाद इंसान को जोर से धक्का दिया। वो आदमी 3 कलाबाजियां खाता हुआ कब्रों के ऊपर गिर पड़ा। वो गिरते ही उठा और उसने खंजर निकाल लिया। केटी ने भी अपनी जेब से खलाई पिस्तौल निकाल लिया। जल्लाद आदमी केटी के हाथों में पकड़े हुए खलाई पिस्तौल को हैरत से देखने लगा। उसने इस किस्म का हथियार पहले कभी नहीं देखा था। वो समझा कि ये कोई मामूली खिलौना है कि जिसमें ना तो कोई चाकू लगा है और ना कोई खतरनाक कांटा। उसने कहकहा लगाया और चाकू से केटी पर हमला कर दिया। केटी उछलकर परे हट गई और साथ ही खलाई पिस्तौल का फायर कर दिया। फायर की शुआ सीधी उस बदमाश के सीने में जाकर लगी और वो आग का शोला बनकर भस्म हो गया। केटी जल्दी से पीछे को दौड़ी। उसका ख्याल था कि उसे किसी ने नहीं देखा, मगर कब्रिस्तान की एक कब्र के चबूतरे के पीछे खड़ा आदमी उसे देख रहा था। उसने केटी के खलाई पिस्तौल से लेजर शुआ को निकलकर उस आदमी पर गिरती और उसे भस्म होते देखा था। यह आदमी जादूगर वजीर का गुलाम था। वो केटी के पीछे लग गया। वो केटी के खलाई पिस्तौल को कोई तिलिस्मी हथियार समझ बैठा था।
वो केटी का पता करना चाहता था कि ये औरत अगर जादूगरनी है तो कहाँ रहती है। केटी कब्रिस्तान से निकलकर शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। गुलाम उसके पीछे पीछे था। केटी शहर के दरवाजे से बाहर आकर बूढ़ी औरत के गांव की तरफ चलने लगी। गुलाम उसका ताक़ुब कर रहा था। उसने मालूम कर लिया कि केटी बूढ़ी औरत के मकान पर ठहरी हुई है। ये पता करने के बाद गुलाम सीधा शाही महल में आ गया। वो जादूगर वजीर हामान के खास कमरे में गया और उसे सारा वाकया सुनाया। जादूगर वजीर हामान की आंखें लोमड़ी जैसी थीं और थोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी थी। उसके चेहरे से संगदिली और मक्कारी टपकती थी। जादू और तिलिस्म की वजह से उसके चेहरे पर एक स्याही आ गई थी। जादूगर को गुलाम ने बताया कि उसने एक ऐसी औरत का सुराग लगाया है जिसके पास एक ऐसी शय है जिसमें से एक नीली श्वा निकलती है और जिस पर यह श्वा पड़ती है वो आग में जलकर भस्म हो जाता है। तो जादूगर हामान ने अपनी लोमड़ी जैसी आंखें इधर उधर घुमाई और बोला, यह औरत कहाँ पर है? गुलाम ने वो घर बताया जहाँ केटी ठहरी हुई थी। जादूगर हामान ने गुलाम के करीब चेहरा लाकर सरगोशी में कहा, उस औरत को बेहोश करके मेरे महल के तहखाने में पहुंचा दो। उसका तिलिस्मी हथियार पहले कब्जे में कर लेना। अब जाओ। अगर तुम उस औरत को अगवा करके लाने में कामयाब ना हुए तो इस बार बादशाह के फोड़े में तुम्हारी खोपड़ी का भेजा डाला जाएगा। गुलाम तो सहम गया। अब ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। अब उसे हर हालत में केटी को अगवा करके यहाँ लाना था। गुलाम दोपहर के वक्त बूढ़ी औरत के गांव की तरफ रवाना हो गया। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े पर आगे एक खूबसूरत बड़ी टोकरी रखी थी जिसमें अंजीरों से भरे हुए छोटे छोटे कितने ही लिफाफे थे। उनमें ऊपर के 10-12 लिफाफे ऐसे थे कि जिनकी अंजीरों में बेहोशी की दवाई मिला दी गई थी। गुलाम बूढ़ी औरत के मकान के आगे जाकर घोड़े से उतरा और बोला, घर वालों को मुबारक हो, बादशाह को सेहत हो गई है। बादशाह की तरफ से रियाया को अंजीरें बांटी जा रही हैं, अपना हिस्सा ले लो। बूढ़ी औरत की बहू और केटी बाहर आ गई। गुलाम ने केटी को पहचान लिया। बहू ने कहा, बादशाह को मुबारक हो। गुलाम ने ऊपर के 4 लिफाफे उठाकर केटी और बूढ़ी औरत की बहू की झोली में डाल दिया और बोला, अभी मुझे दूसरे लोगों में भी अंजीरें बांटनी हैं, मजे से खाओ। गुलाम ये कहकर घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया। केटी और बूढ़ी की बहू अंजीरों के दोनों लिफाफे लिए मकान में आ गई। वहां बूढ़ी औरत बैठी चरखा काट रही थी। उसका बेटा काम पर गया था। बहू ने कहा, बादशाह के बाग की अंजीरें आई हैं। बूढ़ी औरत खुश होकर बोली, सुना है बादशाह के बाग की अंजीरें बहुत ही मीठी होती हैं, 1-2 अंजीरें मुझे भी दे देना। 2 अंजीरें बूढ़ी औरत को भी दी गईं। केटी और बहू ने भी अंजीरें खानी शुरू कर दी। केटी ने मुस्कुरा कर कहा, सचमुच ये तो बड़ी मीठी अंजीरें हैं। बूढ़ी औरत और उसकी बहू भी मजे ले लेकर अंजीरें खा रही थीं। थोड़ी ही देर बाद उनको नींद आने लगी। सबसे पहले बूढ़ी औरत बेहोश हुई। उसको बेहोश होते देखकर उसकी बहू दौड़ी तो वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। चंद लम्हों के बाद वही गुलाम घर में चोरों की तरह दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। देखा कि तीनों औरतें बेहोश पड़ी थीं। उसे सिर्फ केटी की जरूरत थी। गुलाम ने केटी की तलाशी ली। खलाई पिस्तौल उसकी जेब में नहीं था। गुलाम ने संदूकों को खोलकर सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। एक संदूक में से खलाई पिस्तौल बाहर गिर पड़ा। गुलाम ने उसे उठाकर जेब में छुपाया। केटी के हाथ पांव रस्सी से बांधकर उसको एक कपड़े में लपेटकर उसका बोरा बनाया और घोड़े पर डालकर घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा शाही महल की तरफ सरपट दौड़ने लगा। गुलाम ने बेहोश केटी को जादूगर वजीर हामान के महल के तहखाने में डालकर दरवाजा बंद कर दिया और खलाई पिस्तौल हामान की खिदमत में जाकर पेश कर दिया। जादूगर हामान पिस्तौल को उलट पलट कर गौर से देखने लगा। ये जरूर कोई जादू की शय है। हामान ने खलाई पिस्तौल का रुख अपने गुलाम की तरफ करके बटन दबा दिया। इससे पहले कि गुलाम अपने आप को बचा सकता, खलाई गन में से लेजर श्वा निकलकर उसके सीने से जा टकराई और वह भग से उड़ गया। हामान जादूगर ने सर हिलाकर कहा, मेरा भी ख्याल यही था कि यह तिलिस्मी औजार है। इस बटन में इसका जादू है। संगदिल वजीर हामान को गुलाम के मर जाने का जरा बराबर भी गम न हुआ। उसने खलाई पिस्तौल चांदी की अलमारी के निचले खाने में छुपा कर रख दिया। उसके दिल में ख्याल आने लगा कि जिस औरत की यह तिलिस्मी शय है वह जरूर कोई बहुत बड़ी जादूगरनी होगी। उससे मिलकर इसका तिलिस्म मालूम करना चाहिए। हामान सीधा नीचे तहखाने में गया। उसने खास दवा सूंघाकर केटी को होश दिलाया। केटी ने अपने सामने एक जल्लाद की शक्ल और काले स्याह चेहरे वाले जादूगर वजीर हामान को देखा तो बोली, मुझे यहाँ कौन लाया है? तुम कौन हो? हामान मक्कारी से हंसने लगा। लड़की, मैं बादशाह आतून का जादूगर वजीर हामान हूँ। केटी ने जादूगर हामान के बारे में बूढ़ी औरत से सुन रखा था कि यही वो जादूगर है जिसने खला में एक चांद छोड़ रखा है और जो हर 15 दिनों के बाद बादशाह के जख्म को एक बदकिस्मत इंसान के भेजे से भरता है। केटी ने दिल में सोचा कि अगर इस शख्स ने उसे बेहोश करके वहां मंगवाया है तो जरूर वो उससे कोई खास काम लेना चाहता है। इसलिए केटी ने चालाकी से काम लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, महाराज, मेरे बड़े भाग्य के आपके दर्शन हुए।
आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है हजूर? हामान केटी की आजिज़ाना गुफ्तगू से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने गर्दन अकड़ा कर कहा, तुम्हारा नाम क्या है लड़की? केटी ने कहा, मुझे केटी कहते हैं। मैं यहाँ से दूर एक गांव की रहने वाली हूँ। हामान बोला, मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं लड़की। ये बताओ कि तुम्हारे पास जो तिलिस्मी औजार है उसमें से नीली शुआ निकलती है, उसका जादू क्या है? अगर तुम मुझे इसका तिलिस्म बता दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा तिलिस्मी मंत्र बताऊंगा कि जिसको पढ़कर फूंकने से पत्थर सोना बन जाता है। केटी ने कहा, मेरा तिलिस्मी औजार कहाँ है हजूर? हामान ने कहा, वो इस वक्त मेरे महल में महफूज है, मगर तुम्हें उसका तिलिस्मी राज मुझे बताना ही होगा। केटी ने भी मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, हजूर आप इतने बड़े जादूगर हैं, मेरा आपका क्या मुकाबला। फिर भी आपको उसका राज बता दूंगी, मगर पहले मेरे हाथ पांव खोलिए और मुझे यहाँ से निकालिए। हामान ने ताली बजाई। 2 गुलाम लपक कर तय खाने में आ गई। हामान ने उन्हें हुक्म दिया कि केटी को उसके कमरे खास में पहुंचा दिया जाए। केटी हामान के कमरे में आकर चांदी की शानदार कुर्सी पर बैठ गई। हामान उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठा था। उसने कहा, आप बताओ इस तिलिस्मी शुआ वाले औजार का क्या तिलिस्मी राज है? केटी ने कहा, इस तिलिस्मी औजार में मैंने एक खास चिल्ला करके खलाई शुआएं बंद कर दी हैं। ये शुआएं हर शय को तबाह कर देने की सलाहियत रखती हैं। मुझे वो चिल्ला बताओ, उसके मंत्र और अश्लोक बताओ। केटी बोली, मेरी एक शर्त है, जल्दी बताओ। हामान बोला। केटी ने कहा, मंत्र बताने के बाद तुम्हें मेरा तिलिस्मी पिस्तौल मुझे वापस कर देना होगा। हामान गुर्राया, जब तक मैं खुद मंत्र पढ़कर चिल्ला करके इसी जैसा दूसरा तिलिस्मी औजार तैयार नहीं कर लेता तुम्हें तुम्हारा तिलिस्मी पिस्तौल नहीं मिलेगा। केटी ने कहा, अच्छा मुझे मंजूर है हजूर। लो अब मैं आपको वो तिलिस्मी मंत्र बताती हूँ जिसका चिल्ला करने के बाद आप खुद खलाई शुआओं वाला औजार तैयार कर सकेंगे। केटी ने यूं ही झूठ मूठ उसे 10-12 ऊट पटांग किस्म के अश्लोक बताए जो सब के सब हामान ने एक तख्ती पर लिख लिए। केटी ने कहा, हजूर ये चिल्ला आपको 1 महीने तक करना होगा। इसका तरीका यह है कि आप हर रोज़ आधी रात को दरिया किनारे जाकर ज़मीन में औंधे धंस जाएंगे और ये अश्लोक 1000 बार पढ़ेंगे। 1 महीने के बाद आपके सामने एक जिन हाजिर होगा जो आप पर फूंक मारकर आपके अंदर ऐसी ताकत भर देगा कि आप जिस चीज़ को चाहेंगे उसे खलाई पिस्तौल बना सकेंगे। हामान ने कहा, तो इसका मतलब है कि ये ताकत तुम में भी है और तुम जिस शय को चाहो पिस्तौल बना सकती हो। केटी ने जल्दी से कहा, नहीं, मुझसे दूसरी बार चिल्ला करते हुए थोड़ी गलती हो गई थी। मुझ में ये ताकत पैदा नहीं हो सकी और फिर मैंने दूसरी बार चिल्ला करने की ज़रूरत महसूस नहीं की क्योंकि मेरे पास एक तिलिस्मी पिस्तौल मौजूद है। हामान सोचने लगा, फिर बोला, केटी मैं आज ही से ये चिल्ला शुरू कर दूंगा, तुम उस वक्त तक मेरे खास महल में रहोगी। ये कहकर हामान चला गया। जाने से पहले वो अलमारी से केटी का खलाई पिस्तौल निकालकर साथ ही लेता गया। केटी सर पकड़कर रह गई। कमबख्त खलाई पिस्तौल साथ ले गया था। केटी उठकर बाहर जाने के लिए बढ़ी तो दरवाजे पर 4 गुलामों ने नेज़े तान लिए। एक ने कहा, वजीर का हुक्म है कि आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। केटी समझ गई कि हामान ने चिल्ला खत्म होने तक उसे यहाँ कैद कर दिया है। हामान अपनी ख्वाबगाह में आकर टहलने लगा। उसने सोचा कि ये केटी कोई बड़ी मक्कार और चालाक जादूगरनी है। इससे खतरा है, ये किसी वक्त भी उसको शदीद नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। हामान ने केटी को हलाक करने का फैसला कर लिया। उसका ख्याल था कि तिलिस्मी औजार यानी खलाई पिस्तौल का उस पर असर नहीं होगा क्योंकि ये उसका तिलिस्मी औजार है और नीली शुआ उस पर असर नहीं करेगी। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। चुनाचे हामान ने केटी को मारने के लिए तरकीब सोची कि उसे कब्रिस्तान में पहुंचाकर लाशों के गड्ढे के पास किसी पुरानी कब्र में जिंदा दफन कर दिया जाए, क्योंकि उसके तिलिस्मी किताब में लिखा था कि अगर किसी जादूगर या जादूगरनी को ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया जाए तो वो अपने जादू और तिलिस्म के साथ ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हामान ने अपने खास मुहाफिज को बुलाया और उससे सारी बात समझाकर कहा, इस लड़की को तुम बेहोश करके कब्रिस्तान रात के अंधेरे में ले जाकर किसी पुरानी कब्र में दफन कर देना। बेहोशी की दवा इस लड़की के खाने में मिला दी जाएगी। शाम को हामान ने अपने तिलिस्मी कमरे में जाकर एक खास मंत्र पढ़कर पानी को दम किया और पी गया। उस पानी के पीने से अब उस पर कोई बेहोशी की दवाई असर नहीं कर सकती थी। अब वो केटी के पास गया और उसने खाना तलब किया। नौकर खाना लेकर आ गए। उस खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। केटी ने हामान से बिल्कुल जिक्र न किया कि उसे वहाँ क्यों कैद कर दिया गया है। केटी भी दिल में वहाँ से खलाई पिस्तौल लेकर फरार होने की स्कीम बना रही थी। केटी के साथ चूंकि हामान खुद भी खाना खा रहा था, इसलिए वो भी खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद हामान ने बताया कि मैं आज रात चिल्ला शुरू करने वाला हूँ, कल आऊँगा। हामान चला गया।
केटी उठकर बिस्तर की तरफ गई तो उसकी टांगें लड़खड़ाईं और वो कालीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। हामान दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसने ताली बजाई। उसका खास मुहाफिज पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। हामान ने कहा, तुम्हारा शिकार बेहोश पड़ा है, इसे ले जाओ और जैसा मैंने हुक्म दिया है वैसा ही करो। ऐसा ही होगा हुजूर। ये कहकर मुहाफिज खास ने केटी को उठाया और महल के आखिरी कमरे में ले गया। यहाँ उसने लकड़ी के एक ताबूत में केटी को बंद करके मेखें ठोंक दी। ताबूत को घोड़े पर डाला और रात के अंधेरे में शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा तारी था। घुप अंधेरा था। मुहाफिज खास अपने साथ एक कुदाल भी लेता आया था। उसने एक शिकस्ता चबूतरे के पास एक कब्र को देखा कि ढह चुकी थी। उसने कब्र को खोदकर एक गड्ढा बनाया और केटी के ताबूत को उसमें डालकर कब्र को बंद करके ऊपर 10-12 पत्थर रखे और घोड़े पर बैठकर वापस रवाना हो गया। महल में आकर उसने हामान को खुशखबरी सुना दी कि केटी को कब्रिस्तान की एक कब्र में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। हामान बहुत खुश हुआ। वो आधी रात को चिल्ला करने के लिए जाने लगा तो उसने तिलिस्मी शीशे से मशवरा लिया। मंत्र पढ़कर तिलिस्मी शीशे पर पानी का छींटा मारा तो उसमें एक धुंधला चेहरा नमूदार हुआ। हामान ने अपने चिल्ले के बारे में पूछा तो उस तिलिस्मी धुंधले चेहरे ने कहा, हामान, उस औरत ने तुम्हें झूठ मूठ का चिल्ला बताया है। वो औरत जादूगरनी नहीं थी, ये एक खलाई पिस्तौल था। फिर वो असल में कौन थी? हामान ने सवाल किया। धुंधले चेहरे ने कहा, यहाँ तक मेरा तिलिस्म काम नहीं करता। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं। धुंधला तिलिस्मी चेहरा गायब हो गया। हामान को केटी पर शदीद गुस्सा आया कि उसने धोखा किया था। अब वो खुश हुआ कि उसने भी उस मक्कार औरत केटी को जमीन में दफन कर दिया है। हामान ने चिल्ला काटने के ख्याल को दिल से निकाल दिया। अपने खास कमरे में जाकर खलाई पिस्तौल को एक बार फिर गौर से देखा। उसे बड़ी खुशी हुई थी कि इतनी कीमती खलाई पिस्तौल उसके हाथ आ गई है। खलाई पिस्तौल को हामान ने खुफिया अलमारी के खाने में रखकर ताला लगाया, चाबी अपनी जेब में डाली और बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गया। रात गुजर गई, दिन निकल आया। कब्रिस्तान पर धूप फैली थी। केटी चबूतरे के साथ वाली कब्र के अंदर ताबूत में बंद थी। उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अंधेरे में पड़ी है। उसने हाथ ऊपर उठाए तो ये महसूस करके उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि वो तो लकड़ी के ताबूत में बंद है। केटी ने अपनी सारी ताकत लगाकर ताबूत के ढकने को उठाना चाहा, लेकिन वो उसे उठाने में नाकाम रही क्योंकि ताबूत के ऊपर कई मन मिट्टी पड़ी थी। केटी मर तो नहीं सकती थी क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए मामूली सी ऑक्सीजन ही काफ़ी थी, मगर वो ताबूत में से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। केटी आंखें बंद करके रह गई। यूं 15 दिन गुजर गए। बादशाह आतून के कांधे के जख्म में जो इंसानी भेजा भरा गया था उसे कीड़े चट कर गए थे। अब एक नए इंसान के ताज़ा भेजे की ज़रूरत थी। बादशाह को दर्द शुरू हो गया। उसने हामान वजीर को हुक्म दिया कि नया आदमी मंगवाकर खोपड़ी का भेजा निकालकर जख्म में डाला जाए। हामान ने फौरन अपने तिलिस्म कदे में जाकर एक खास पाइप के हैंडल को जोर से घुमाया। उसमें से नीली रोशनी की आबशार निकली और ऊपर मसनूई चांद पर जाकर गायब हो गई। हामान गौर से मसनूई चांद को देख रहा था। थोड़ी देर बाद यही नीली रोशनी की आबशार दोबारा मसनूई चांद की सतह पर से उभर कर नीचे आने लगी। अब उस रोशनी के साथ एक गोल तख्ता भी था जिस पर एक इंसान को सांप ने जकड़ रखा था। ये बादशाह का ताज़ा शिकार था। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये अंबरनाग मारिया और केटी का साथी खलाई इंसान थ्यूसोंग था। थ्यूसोंग एक मुद्दत से खलाई सियारों की दरबदरी करता हुआ इस जमीनी माहौल वाले सियारे में पहुंच गया था। यहाँ पहुंचते ही उस पर पहली बदकिस्मती ये नाजिल हुई कि उसके पास जो चीज़ों को छोटा कर देने वाली ताकत थी वो ख़त्म हो गई। अब थ्यूसोंग सिर्फ इसी सूरत में मर सकता था कि उसके हाथ की किसी भी उंगली को काट दिया जाए, लेकिन अगर उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग ही निकाल दिया जाता तो फिर वो मुर्दे से भी बदतर होगा, ना मरेगा ना जिंदा होगा। थ्यूसोंग को सांप ने बुरी तरह जकड़ रखा था। अगरचे वो भी खलाई इंसान था, मगर सांप की लपेट इतनी सख्त और मजबूत थी कि वो उससे नहीं निकल सकता था। थ्यूसोंग को नीली रोशनी वाला तख्ता हामान के तिलिस्म कदे में डालकर गायब हो गया। हामान ने सांप को हुक्म दिया, इसे डसो और वापस मसनूई चांद में चले जाओ। सांप को पहले ही थ्यूसोंग में से मुकद्दस नाग की बू कभी कभी आ जाती थी। अब जब वो अपना उठा हुआ फन नीचे थ्यूसोंग के मुंह के पास लाया तो उसे थ्यूसोंग के जिस्म से मुकद्दस नाग देवता की बू आई। क्योंकि थ्यूसोंग एक अरसे से नाग के साथ साथ सफर करता रहा था, सांप ने एकदम से थ्यूसोंग को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। हामान ने चिल्लाकर अपने गुलामों से कहा, सांप को मार डालो और इस आदमी को जंजीरों में जकड़ दो। साथ ही हामान ने एक ऐसा तिलिस्म पढ़कर फूंका कि थ्यूसोंग नीम बेहोश होकर वहीं फर्श पर पड़ा रहा। हामान के गुलामों ने उसे वहीं जंजीरों में जकड़ दिया।
हामान बड़ा परेशान था कि सांप ने उसे डसने से क्यों इनकार किया। हामान ने नीम बेहोश त्यूसोंग को वहीं छोड़ा और दूसरे जहरीले सांप को लेने चला गया। उसके जाने के बाद कमरा खाली रह गया तो वही सांप जिसने त्यूसोंग को डसने से इनकार किया था एक अलमारी के पीछे से निकलकर त्यूसोंग के पास आया। उसे मुकद्दस नाग की बराबर बू आ रही थी। सांप ने फुंकार मारी तो त्यूसोंग की जंजीरें टूट गईं और उस फुंकार की गर्मी से त्यूसोंग पर किया गया तिलिस्म भी बेअसर हो गया। त्यूसोंग उठ खड़ा हुआ। सांप ने उसके आगे अपना सर झुकाया और गायब हो गया। त्यूसोंग ने देखा कि कमरे की दीवार में छत के करीब एक रोशनदान है। उसने अलमारी को घसीटकर रोशनदान के नीचे किया और रोशनदान पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। त्यूसोंग एक राहदारी में गिरा। ये राहदारी एक ढके हुए बरामदे की तरह थी। त्यूसोंग राहदारी के नीम अंधेरे में एक तरफ को दौड़ने लगा। राहदारी खाली थी। आगे वो एक तरफ घूमी तो सामने अचानक एक सिपाही नजर आया। सिपाही ने त्यूसोंग को देखकर तलवार निकाल ली, मगर त्यूसोंग पहले ही से होशियार था। वो उछलकर सिपाही पर गिरा और उसे तलवार समेत नीचे गिराकर उसका काम तमाम कर दिया। त्यूसोंग तेजी से उठकर दूसरी तरफ दौड़ा। सामने एक दरवाजा था। उस दरवाजे के बाहर की जानिब एक मशाल जल रही थी। वो छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर कूद गया। ये जगह शाही महल का वो बाग था जहां एक तरफ उमरा की शाही हवेलियां बनी थीं। रात होने की वजह से यहाँ अंधेरा छाया था। कहीं कहीं किसी हवेली की खिड़की में शमा की रोशनी हो रही थी। वो बाग की दीवार के साथ झुककर बढ़ने लगा। एक जगह रात का पहरेदार सिपाही आवाजें लगाता उसके करीब से गुजर गया। त्यूसोंग अंधेरे में हो गया। पहरेदार के जाने के बाद त्यूसोंग ने आंखें खोलकर गौर से अंधेरे में देखा। कुछ फासले पर उसे बाग का मेहराबी दरवाजा दिखाई दिया जहां 2 पहरेदार सिपाही मौजूद थे। अब उसे अपने पीछे सिपाहियों के दौड़ने भागने की आवाजें आने लगी। हामान को त्यूसोंग के फरार का इल्म हो चुका था और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि कैदी को गिरफ्तार किया जाए। त्यूसोंग ने सोचा कि वो दरवाजे में से नहीं गुजर सकता क्योंकि एक वक्त में वो 2 सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकता। त्यूसोंग दीवार के साथ साथ एक अंधेरी जगह पर पहुंच गया। यहाँ एक दरख्त उगा था जिसकी शाखें ऊपर दीवार पर साया किए हुए थीं। त्यूसोंग ने दरख्त पर चढ़कर दीवार की दूसरी जानिब छलांग लगा दी। वो एक अंधेरी खाई में गिरा। उसके पीछे सिपाहियों की आवाजें बुलंद होने लगीं। त्यूसोंग ने उठकर एक तरफ भागना शुरू कर दिया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। रात की तारीकी में एक खेत में से निकलने के बाद वो एक खुश्क नाले में पहुंच गया। यहाँ से बाहर निकला तो उसके सामने दूर तक ऊंचा नीचा मैदान फैला था। मैदान के आखिरी किनारे पर उसे दरख्तों का झुंड दिखाई दे रहा था। त्यूसोंग दौड़ता चला गया। मैदान अबूर किया। दरख्तों के झुंड में उसने एक शिकस्ता चारदीवारी देखी। वो उसमें दाखिल हो गया। ये वही कब्रिस्तान था जिसमें चबूतरे के पास वाली कब्र में केटी दफन थी। अपने इर्द गिर्द अंधेरे में कब्रें फैली देखकर त्यूसोंग का ख्याल आया कि बेहतर यही है कि वो किसी कब्र के अंदर छुप जाए और मौका मिलने पर वहां से फरार होकर शहर की चारदीवारी से भागने की कोशिश करे। त्यूसोंग कब्रिस्तान के दरमियान में आ गया। यहाँ कितनी ही कब्रें अंधेरे में उभरी हुई थीं। उसे दूर एक ऊंचा चबूतरा नजर आया। चबूतरे के पीछे छुपकर कब्रों का जायजा लेने लगा। वो छुपने के लिए किसी कब्र को पसंद कर रहा था। उसने एक करीबी कब्र पर हाथ रखा तो उसे मिट्टी नरम नरम लगी। इसी कब्र में केटी बंद थी। त्यूसोंग ने मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। नीचे ताबूत निकल आया। त्यूसोंग ने एक गहरा सुराख बना लिया था। वो सुराख में घुसकर ताबूत के पास अकड़ों होकर बैठ गया। उसने सुराख के आगे घास फूस डाल दिया ताकि बाहर से किसी को पता न चले। अचानक त्यूसोंग को केटी की खुशबू आई। त्यूसोंग हड़बड़ा उठा। केटी की खुशबू कहाँ से आ रही है? उसने अंधेरे में ताबूत की तरफ देखा और उस पर हाथ मारा। अंदर से केटी ने भी ताबूत की छत को थपथपाया। उसे भी त्यूसोंग की खुशबू आ गई थी। केटी ने अंदर से पुकारा, त्यूसोंग, क्या ये तुम हो? त्यूसोंग खुशी से चिल्लाया, केटी, तुम ताबूत के अंदर हो? हाँ। त्यूसोंग, मुझे बाहर निकालो। त्यूसोंग बड़ी तेजी से मिट्टी हटाने लगा। फिर उसने ताबूत का ढकना खोल दिया। उसके अंदर केटी लेटी हुई थी। ढकना खुलते ही केटी उठ बैठी। त्यूसोंग उसे कब्र के सुराख में से बाहर निकाल कर ले आया। केटी, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? अंबर नाग और मारिया कहाँ हैं? केटी ने आह भर कर कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है थ्यू भाई, फिर सुनाऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम कैसे आ गए और इस कब्र में क्या कर रहे थे? त्यूसोंग ने अपनी सारी कहानी केटी को मुख्तसर लफ्जों में बयान कर दी। केटी ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि सांप ने तुम्हें बचा दिया। मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचा सकी हूँ। बादशाह आतून का जादूगर वजीर तो अपनी तरफ से मुझे मारकर जिंदा दफन कर चुका है। त्यूसोंग बोला, मेरा ख्याल है कि हमें रात के अंधेरे में ही इस शहर से निकल जाना चाहिए।
केटी ने कहा, तुम्हारे पास जो दूसरों का छोटा करने की गैर मामूली ताकत थी उसका क्या हुआ? थिसॉन्ग ने ठंडा सांस भरा और बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जब से मैं हामान जादूगर के मसनूई चांद में डाला गया हूँ मेरी ये ताकत गायब हो गई है। अब मैं किसी शय को उंगली लगाकर छोटा नहीं कर सकता। ये तो बड़ी बुरी बात हुई है, केटी ने कहा। थिसॉन्ग बोला, फिर क्या हुआ? हमें हर हालत में जान बचानी है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि हमें सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। केटी बोली, जंगल में मेरी खलाई शटल जरूर मौजूद होगी। अगर हम किसी तरह वहां तक पहुंच गए तो फिर इस सियारे से निजात हासिल कर सकती हैं। थिसॉन्ग कहने लगा, यहाँ हम पकड़े जा सकती हैं केटी, आओ यहाँ से निकल चलें। तुम शहर की चार दीवारी से वाकिफ हो, हम चार दीवारी फलांगने की कोशिश करती हैं। केटी का दिल नहीं मानता था, मगर वह थिसॉन्ग के मजबूर करने पर कब्र से बाहर निकलकर उसके साथ चल पड़ी। वो बड़ी एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकल आई। आसमान तारों से भरा हुआ था। दूर उन्हें शाही महल की जानिब मशाल की रोशनियां इधर उधर जाती नजर आईं। केटी ने कहा, ये सिपाही हैं जो घोड़ों पर सवार हमारी तलाश में निकले हुए हैं। थिसॉन्ग ने कहा, फिर हमको किधर जाना चाहिए? तुम इस शहर से थोड़ा बहुत वाकिफ हो इसलिए पूछ रहा हूँ। केटी बोली, कब्रिस्तान के अकब की जानिब शहर का एक दरवाजा है जहां से शहर का कूड़ा बाहर ले जाया जाता है। हमें उस दरवाजे से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे साथ आओ। केटी ने थिसॉन्ग को साथ लिया और कब्रिस्तान के पीछे से होकर वीरान इलाके से गुजरने लगी। कोई 2 फरलांग चलने के बाद उन्हें कच्ची सड़क पर एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी दिखाई दी जिस पर शहर का कूड़ा लदा हुआ था। केटी ने चौंक कर कहा, अगर हम किसी तरह इस बैल के कूड़े में छुपकर बैठ जाएं तो पहरेदारों की नजरों से बचकर हम दरवाजे में से निकल सकती हैं। थिसॉन्ग ने कहा, अच्छा ख्याल है, चलो कोशिश करती हैं। दोनों कच्ची सड़क पर आ गए। अब वो अंधेरे में बैलगाड़ी के पीछे पीछे झुककर चल रहे थे। बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। शहर का पुराना दरवाजा करीब आ रहा था। केटी ने सरगोशी में कहा, मैं गाड़ी में चढ़ने लगी हूँ, तुम भी मेरे पीछे गाड़ी के ऊपर चढ़ जाना। ये कहकर केटी बैलगाड़ी के तख्ते पर पांव रखकर ऊपर चढ़कर इसके बाद थिसॉन्ग भी बैलगाड़ी में छुप गया। बैलगाड़ी को एक स्याफाम गुलाम चला रहा था। उसने गाड़ी को धचके लगते महसूस किए तो गाड़ी खड़ी कर दी, उतरकर पीछे आ गया। कूड़े के ढेर को देखा। केटी और थिसॉन्ग उसके अंदर पूरी तरह छुप चुके थे। गुलाम ने सोचा कि हो सकता है गड्ढों की वजह से गाड़ी को धचके लगी हों। वो दोबारा गाड़ी पर बैठकर बैलों को हुंकाता आगे बढ़ा। शहर के दरवाजे पर 2 सिपाही रात की ड्यूटी पर थे। उन्होंने स्याफाम को देखा तो मुस्कुराए। गुलाम ने सलाम किया। वो रोज रात को कूड़ा लेकर बाहर जाता था। सिपाही ने उससे मजाक के 2-4 जुमले कहे और उसे दरवाजे से गुजरने की इजाजत दे दी। बैलगाड़ी दरवाजे से गुजरकर शहर से बाहर एक उजाड़ मैदान की तरफ चलने लगी। काफी दूर जाकर गुलाम ने गाड़ी खड़ी कर दी, मगर इससे पहले ही केटी और थिसॉन्ग गाड़ी में से छलांग लगाकर अंधेरे में गुम हो चुके थे। वो दोनों अंधेरे में एक तरफ दौड़े जा रहे थे। केटी ने दौड़ते दौड़ते कहा, हम गांव की तरफ नहीं जाएंगे, वहां जरूर फौज के सिपाही हमें तलाश कर रहे होंगे। खलाई शटल की तरफ चलो। जैसे भी थिसॉन्ग बोला, हमें चक्कर लगाकर जुनूबी जंगल की तरफ जाना होगा, केटी ने कहा। खलाई मखलूक होने की वजह से उन दोनों का दौड़ने से ज्यादा सांस नहीं फूला था। दौड़ते दौड़ते वो छोटी पहाड़ियों के सिलसिले में आ गए। ये सिलसिला खत्म हुआ तो आगे एक मैदान था। मैदान में से गुजरे तो सामने जंगल शुरू हो गया। इसी जंगल में मेरी खलाई शटल है, केटी बोली। केटी और थिसॉन्ग तेजी से दौड़ने लगे। जंगल में पहुंचकर वो रुक गए और एक जगह थोड़ी देर दम लेने को रुके। उन्हें जंगल में एक तरफ घोड़ों के हिनहिनाने और फिर सिपाहियों के बातें करने की आवाजें सुनाई दी। सिपाही जंगल में पहुंच चुकी हैं, केटी ने किसी कदर घबरा कर कहा। थिसॉन्ग ने कहा, हम जंगल में अपने आप को छुपा सकती हैं, फिक्र न करो। वो बड़ी एहतियात से जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। उस अंधेरे में भी केटी ठीक सिमत को जा रही थी। उसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। काफी दूर चलने के बाद उन्होंने इंसानों की आवाजें सुनी। वो दोनों वहीं रुक गए। केटी ने कहा, लगता है सिपाही हमारी खलाई शटल के पास खड़ी हैं। कदम कदम चलते एक जगह झाड़ियों के पीछे आकर केटी और थिसॉन्ग ने शाखें हटाकर देखा तो मशाल की रोशनी में खलाई शटल के पास 6-7 सिपाही नेज़े ताने खड़े थे। उनका कमांडर तलवार हाथ में लिए खलाई शटल की तरफ हैरत से तक रहा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा, ये दुश्मन का कोई खुफिया किला है, इस पर हमला कर दो। तमाम सिपाही नेज़े ताने खलाई शटल पर टूट पड़े। उन्होंने खलाई शटल पर नेज़ों और तीरों की बारिश कर दी, मगर खलाई शटल की फौलादी दीवार से टकरा टकरा कर तीर और नेज़े नीचे गिरते चले गए। कमांडर ने चीखकर हाथ बुलंद किया, ठहर जाओ। सिपाही रुक गए। कमांडर तलवार लेकर फौरन आगे बढ़ा, मगर वो खलाई शटल के बंद दरवाजे को भला कैसे खोल सकता था।
वो सीढ़ी पर चढ़कर बंद दरवाजे पर तलवार के वार करने लगा, लेकिन दरवाजे पर कोई असर ना हुआ। उसने नीचे उतरकर कहा, इसे आग लगा दो। केटी और थ्यूसोंग ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। अगर खलाई शटल को आग लग गई तो बहुत बुरा होगा, केटी ने कहा। अगर इन्होंने ज्यादा आग भड़काई तो शटल के जेट रॉकेट में से आग अंदर जाकर शटल को तबाह कर सकती है। सिपाही दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखें काटकर खलाई शटल के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। थ्यूसोंग ने कहा, हमें कोई जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए केटी, नहीं तो हम सारी जिंदगी इस सियारे से न निकल सकेंगे। अभी वो ये बातें ही कर रहे थे कि खलाई शटल को आग लग गई। केटी और थ्यूसोंग सख्ते में आकर तकने लगे। सिपाहियों ने लकड़ियों पर कोई ऐसा तेल डाला था कि एकदम से आग भड़क उठी थी। इस आग ने शटल को अपनी लपेट में ले लिया। केटी ने कहा, शटल का ईंधन फटा तो तबाही मच जाएगी, यहां से भाग चलो। थ्यूसोंग और केटी तेजी से पीछे की तरफ दौड़ पड़े, मगर सिपाही अभी तक वहीं खड़े खलाई शटल के जलने का मंजर देख रहे थे और खुशी से नारे लगा रहे थे। आग शटल के ईंधन तक पहुंची तो शटल एक खौफनाक धमाके से फट पड़ी। जितने सिपाही इर्द गिर्द खड़े थे, दरख्तों के साथ ही उनके परखच्चे उड़ गए। उस वक्त थ्यूसोंग और केटी जंगल में काफी दूर पहुंच चुके थे। केटी ने कहा, आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। थ्यूसोंग भी रुक गया। यकीनन सारे के सारे सिपाही हलाक हो गए होंगे। केटी ने कहा, इस धमाके में कोई नहीं बचा होगा। थ्यूसोंग ने कहा, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? केटी ने कहा, जाहिर है हम इस सियारे पर फंस कर रह गई हैं। अब हमें किसी खुफिया जगह पर छुपकर किसी नए मंसूबे की तैयारी करनी होगी। थ्यूसोंग बोला, लेकिन वो खुफिया जगह कौन सी हो सकती है? इस जंगल में तो बादशाह के सिपाही पहुंच जाएंगे। केटी ने सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें इस सियारे के जुनूब की तरफ निकल जाना चाहिए। वो इलाका जरूर वीरान होगा और हमें कोई ना कोई छुपने की जगह मिल जाएगी। दोनों जंगल के जुनूब की तरफ चलने लगे। दूसरी तरफ थ्यूसोंग के फरार के बाद हामान जादूगर ने धुंधले तिलिस्मी शीशे की मदद ली और उससे थ्यूसोंग के बारे में पूछा कि वो कहाँ होगा। धुंधले शीशे के चेहरे ने कहा, हामान, जिस शख्स को तुम तलाश कर रहे हो वो एक ऐसे खलाई सियारे की मखलूक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ताबकारी इतनी मध्यम है कि मैं उसे तलाश नहीं कर सकता। तुम्हारा तिलिस्म यहाँ काम नहीं करेगा। ये कहकर धुंधला चेहरा गायब हो गया। हामान ने सटपटाकर हुक्म दिया कि मफरूर कैदी को मुल्क के कोने कोने में तलाश किया जाए। सिपाहियों के दस्ते रात की तारीकी में निकल खड़े हुए। जब सुबह का सूरज निकला तो थ्यूसोंग और केटी एक बहुत बड़े पहाड़ को अबूर करके उसकी दूसरी जानिब पहुंच गए थे। यहाँ एक दरिया बह रहा था। आबादी का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। थ्यूसोंग बोला, हमें ये दरिया हर हालत में पार करना होगा केटी। केटी ने दरिया के पाट की तरफ देखा और कहा, यहाँ कोई कश्ती वगैरह नजर नहीं आ रही, हमें तैरकर दरिया पार करना होगा। वो दरिया में उतरने की तैयारियां कर ही रहे थे कि केटी ने एक तरफ इशारा किया। वो देखो, एक कश्ती चली आ रही है। कश्ती सामने वाले किनारे से आ रही थी और उसमें सामान लदा था। शायद ये बार बरदार कश्ती है। माल इस किनारे पर उतारकर जरूर वापस जाएगी। हम इस कश्ती के जरिए दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। केटी ने कहा, कश्ती वाला मल्लाह हमारा गवाह बन जाएगा। अगर सिपाही यहाँ तक आए तो वो उन्हें हमारे बारे में बता देगा कि हम दरिया पार कर गए थे। थ्यूसोंग बोला, ये खतरा हमें मोल लेना ही होगा केटी, जो होगा देखा जाएगा। इतनी देर में कश्ती किनारे पर आकर लग गई। कश्ती पर सब्जियों के बोरे लदे थे। 4 आदमी कश्ती से उतरे। उन्होंने बड़े बड़े बोरों को कश्ती से उतारना शुरू कर दिया। जब कश्ती खाली हो गई और कश्ती किनारे किनारे चलने लगी और जब खाली कश्ती केटी और थ्यूसोंग के करीब से गुजरी तो केटी ने मल्लाह को आवाज दी, भाई हमें पार ले जाओगे? मल्लाह ने कश्ती को रोक लिया। थ्यूसोंग और केटी की तरफ देखा, बोला, आ जाओ बहन, मैं भी पार ही जा रहा हूँ। थ्यूसोंग और केटी खाली कश्ती में सवार हो गए। मल्लाह ने कश्ती को दूसरे किनारे की तरफ पानी में डाल दिया। दरिया पार मल्लाहों के 2-4 झोंपड़ों के सिवा कोई आबादी नहीं थी। थ्यूसोंग और केटी वहां से भी आगे रवाना हो गए। इस तरह वो सारा दिन सफर करते रहे। रात को वे एक ऐसे बंजर और वीरान इलाके में पहुंचे जहां नस्वारी रंग के ऐसे पहाड़ थे जिनमें गार बने हुए थे। उन पहाड़ों के दरमियान एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे पथरीले थे। उन पहाड़ियों में जहां नदी मोड़ काटती थी उन्हें जरा बुलंदी पर एक मंदिर बना हुआ नजर आया। उस मंदिर तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थीं, मगर ये सीढ़ियां टूटी फूटी थी। केटी ने कहा, हम कुछ देर के लिए इस मंदिर में छुप सकते हैं। थ्यूसोंग को केटी की तजवीज पसंद आई। दोनों पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के दरवाजे पर आ गए। मंदिर का दरवाजा अध खुला था। थ्यूसोंग ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो देखा कि मंदिर एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। मूर्ति की शक्ल बड़ी डरावनी थी। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग का सिंदूर और तेल मला हुआ था जो स्याह पड़ने लगा था। ये कोई बेआबाद मंदिर है। लगता है यहाँ कभी कोई इस मूर्ति की पूजा करने नहीं आया। महसूस तो ऐसा ही होता है, थ्यूसोंग ने कहा।
बहरहाल हमें कुछ देर यहाँ रहकर ये सोचना होगा कि आगे क्या करें। उन्होंने मंदिर की कोठरी के कोने को साफ किया और वहां बैठकर आराम करने लगे। सूरज गुरूब हो गया था। नीचे पत्थरों की वादी में शाम के साए उतरना शुरू हो गए थे। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। थ्यूसोंग और केटी बातें करने लगे। थ्यू भाई, खलाई शटल तो जलकर राख हो गई। अब हमारे पास यहाँ से फरार होने का कोई जरिया नहीं है। थ्यूसोंग बोला, तुम हामान जादूगर के बनाए हुए मसनूई चांद को भूल गई हो। मैं वहां रह चुका हूँ। मैंने देखा है कि वहां 1-2 बार छोटे खलाई जहाज उतरे थे। मुझे तो यह हामान जादूगर बहुत बड़ा साइंसदान लगता है। जादूगर इसने ढोंग रचा रखा है ताकि बादशाह पर इसका रूप जमा रहे। केटी ने कहा, अंबरनाग मारिया ने मुझे एक बार बताया था कि कदीम जमाने में उन्होंने दमिश्क शहर में एक कीमियादान को देखा था जो एक कुएं में से हर रात को एक चांद तलू करता था। कहने का मतलब यह है कि कदीम जमाने में भी लोग साइंस में काफी तरक्की कर चुके थे। हो सकता है हामान ने भी कोई कीमियाई मसनूई चांद बनाकर आसमान पर छोड़ रखा हो और उसका दूसरे खलाई सियारों से राब्ता हो। थ्यूसोंग ने कहा, मुझे यकीन है कि इस शख्स का किसी दूसरे करीबी सियारे से खलाई राब्ता कायम है, क्योंकि 1-2 बार मैंने अपनी आंखों से मसनूई चांद की पहाड़ियों में खलाई रॉकेट को उतरते देखा था। केटी बोली, तुम्हारा मतलब है कि हमारे लिए निजात का यही एक रास्ता है कि हम किसी तरह मसनूई चांद पर पहुंचकर वहां से किसी खलाई रॉकेट को अगवा करने की कोशिश करें। थ्यूसोंग मुस्कुरा कर बोला, आखिर तुम भी खलाई मखलूक हो, मेरी बात की तह तक पहुंच जाती हो। केटी ने कहा, मगर मसनूई चांद तक कैसे पहुंचा जाए, सवाल ये है। थ्यूसोंग ने कहा, इस पर गौर किया जा सकता है। फिर कुछ देर खामोश रहकर बोला, जिस सांप ने मेरी जंजीरों को फुंकार मारकर पिघला डाला था और मुझे नहीं काटा था, अगर किसी तरह वो हमारे पास आ जाए तो उससे मदद ली जा सकती है। केटी ने कहा, उस सांप ने यह सब कुछ इसलिए किया था कि हमारे जिस्मों से नाग की बू आती है और नाग इन सांपों का देवता है, मगर हम सांप को बुला नहीं सकते क्योंकि हमें उनकी जुबान नहीं आती। थ्यूसोंग बोला, मसनूई चांद पर इस किस्म के सांपों का एक पूरा गढ़ा भरा हुआ है जो कैदियों की कोठरियों के करीब ही है। केटी मायूसी से सर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं थ्यूसोंग, सांप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमें खुद ही मसनूई चांद तक पहुंचने और खलाई मखलूक से राब्ता पैदा करने की कोशिश करनी होगी। फिर उसने थ्यूसोंग से पूछा कि क्या उसने कभी खलाई रॉकेट वाली मखलूक को देखा है। थ्यूसोंग बोला, नहीं, मैंने मसनूई चांद पर कभी किसी खलाई मखलूक को नहीं देखा। केटी ने कहा, तो फिर वहां कोई खलाई मखलूक नहीं होगी। उस मक्कार और चालाक हामान ने खुद ही खलाई रॉकेट तैयार कर रखे होंगे ताकि अगर कभी बादशाह उसके खिलाफ हो जाए तो वो उन रॉकेटों की मदद से उसके तख्त पर कब्जा कर सके। थ्यूसोंग खामोश रहा। उनके बातें करते करते ही रात हो गई। मंदिर में अंधेरा छा गया। वहां कोई चिराग या मोमबत्ती भी नहीं थी। थ्यूसोंग और केटी मंदिर का दरवाजा खोलकर उसकी दहलीज पर आकर बैठ गए। आसमान पर नीले सितारे चमक रहे थे। यहाँ की फिजा बिल्कुल उनकी अपनी जमीन की तरह थी। फर्क सिर्फ ये था कि ये जमीन अभी अपनी तहजीब के इब्तदाई दौर में से गुजर रही थी। हमारे पास पुराने जमाने की तारीख से वाकफियत पैदा करने के लिए 2 ही जरिए हैं। पहला जरिया वो आसार हैं जो हमें ज़मीन की खुदाई से मिलते हैं और आसार कदीमा के माहिरीन उनकी जांच परख से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस ज़माने के आसार हैं और उस ज़माने में लोग किस तरह ज़िंदगी बसर किया करते थे। दूसरा जरिया तारीख की पुरानी किताबें और तख्तियाँ वगैरह हैं। अगरचे हम आज से 5-6 हज़ार बरस पहले की पुरानी तहजीब व तमद्दन से वाकिफ़ हो गए हैं, मगर हमें अभी तक इस बात का इल्म नहीं है कि उस कदीम ज़माने में भी वो लोग साइंस में कितनी तरक्की कर चुके थे। जनूबी अमेरिका में खलाई जहाज़ों के उतरने के अड्डे के आसार और पुरानी गारों की दीवारों पर रॉकेटों की बनी हुई तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि आज से हज़ारों बरस पहले हमारी ज़मीन पर कोई खलाई मखलूक उतरी थी और वो यहाँ काफ़ी देर तक आबाद रही। आज के खलाई साइंसदान ये भी कहते हैं कि किसी वजह से ये खलाई मखलूक वापस अपने सियारे की तरफ रवाना हो गई। उनका ये भी ख्याल है कि चूंकि वो किसी बहुत ही दूर दराज सियारे से यहाँ आए थे, इसलिए हो सकता है कि अभी वो अपने सियारे पर ना पहुंचे हों, और ये भी हो सकता है कि वो अपने सियारे पर कुछ अरसा रहने के बाद वापस हमारी ज़मीन की तरफ रवाना हो गई हों और ज़्यादा फासला होने की वजह से अभी तक आधे रास्ते में ही हों। बहरहाल 99% आज के खलाई साइंस के माहिरों का ख्याल है कि कभी हमारी ज़मीन पर आसमान से कोई मखलूक ज़रूर उतरी थी जो ना जाने क्यों वापस चली गई, और उस मखलूक के जाने के बाद हमारी ज़मीन के लोगों ने उनके रॉकेटों की तस्वीरें अपनी गारों में बनाना शुरू कर दी। अचानक उन्हें मंदिर की दहलीज पर बैठे बैठे इंसानों की आवाज़ें सुनाई दी। दोनों जल्दी से मंदिर के चबूतरे से नीचे आकर जिधर से आवाज़ें आ रही थीं उधर देखने लगे। उन्हें रात के अंधेरे में नदी पर मशालों की रोशनी दिखाई दी।
एक कश्ती नदी में चली आ रही थी जिसमें कुछ आदमी बैठे थे। मशालों की रोशनी में सिपाहियों की ढालें, नेज़े और तलवारें चमक रही थीं। केटी ने कहा, ये तो सिपाही हैं, शायद हमारी तलाश में आए हैं। त्युसोंग बोला, उस चट्टान की तरफ भागो। दोनों मंदिर के चबूतरे से भागकर चट्टान के पीछे छुप गई। कश्ती किनारे पर आकर रुक गई। 6-7 सिपाही उसमें से निकलकर मंदिर की तरफ बढ़े। एक सिपाही ने ऊपर इशारा करके कहा, हम इस मंदिर में रात आराम करेंगे, सुबह तलाश कर लेंगे मफरूर कैदियों को। सिपाहियों ने कश्ती को किनारे से बांध दिया और चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगे। त्युसोंग के जहन में एक मंसूबा आ गया। उसने केटी से सरगोशी में कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों अंधेरे में चट्टान से निकलकर एक तरफ बढ़ने लगे। त्युसोंग आगे आगे था। बड़े बड़े पत्थरों के पीछे से होते ये दोनों नीचे नदी के किनारे पर आ गए। यहाँ घुप अंधेरा था। सिपाही मशालों के साथ ऊपर मंदिर में चले गए थे। इस वीराने में उन्होंने कश्ती पर किसी मुहाफिज को छोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी। त्युसोंग ने केटी से कहा, हम ये कश्ती लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। केटी अंधेरे में चमकीली आंखों से तक रही थी। वो कुछ ना बोली। इसके सिवा और कोई जरिया वहां से फरार होने का ना था। उन्होंने मंदिर की तरफ देखा। सिपाही मंदिर की कोठरी में घुसे शोर मचा रहे थे। 2 सिपाही बाहर मशालें लगाए चबूतरे पर लेट गए थे। त्युसोंग और केटी रींग रींग कर चलते कश्ती के करीब आ गए। त्युसोंग कश्ती का रस्सा खोलने लगा। केटी जल्दी से कश्ती में बैठ गई। त्युसोंग ने रस्सी खोली और खुद भी कश्ती में छलांग लगा दी। इससे आवाज पैदा हुई। चबूतरे पर लेटे सिपाहियों ने नीचे घूरकर देखा। उन्हें सितारों की मध्यम रोशनी में कश्ती नदी के किनारे से हटती नजर आई तो उन्होंने शोर मचा दिया। त्युसोंग ने चप्पू पकड़कर कश्ती को पानी के बहाव पर डाल दिया। चबूतरे पर से सिपाही नीचे को भागे। दूसरे सिपाहियों ने ऊपर से तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर कश्ती में आकर गिरे। केटी और त्युसोंग एक तरफ हटकर सिमट गए। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था। कश्ती देखते देखते आगे निकल गई। सिपाही कुछ दूर तक किनारे के साथ भागे और उन्होंने तीर भी चलाए, मगर कश्ती रात के अंधेरे में उनकी नजरों से ओझल हो गई। त्युसोंग ने सर उठाकर पीछे देखा। कश्ती पहाड़ी का मोड़ घूम चुकी थी। उसने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, हम खतरे की हदूद से निकल आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से नदी का जोर बहुत ज्यादा था। कश्ती बड़ी तेजी से आगे ही आगे बही चली जा रही थी। लहरें उसे इधर उधर उछाल रही थीं। त्युसोंग और केटी चप्पों की मदद से कश्ती के तवाजुन को दुरुस्त रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जब कश्ती काफी दूर निकल गई और पहाड़ी इलाका पीछे रह गया तो पानी के बहाव का जोश व खरोश खत्म हो गया और कश्ती हमवार रफ्तार से बहने लगी। सारी रात इसी तरह गुजर गई। सूरज मशरकी उफक से तुलू हुआ तो उसकी रोशनी में त्युसोंग और केटी ने देखा कि जिन पहाड़ों से वो कश्ती अगवा करके चले थे वो बहुत पीछे रह गए थे और अब नदी एक बंजर मैदान में दाखिल हो गई थी। यहाँ जमीन हमवार मगर सख्त थी। केटी ने कहा, मालूम होता है कि नदी आगे जाकर किसी दरिया से मिल जाएगी। दोपहर तक वो बंजर वीरान मैदान में बहती नदी में सफर करते रहे। दोपहर के बाद बंजर मैदान एक रेतले सहरा में बदल गया। अब रेत के टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। त्युसोंग ने कहा, मैं हैरान हूँ कि ये नदी आगे जाकर रेत में कहीं जज़ब तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसका पार्ट छोटा होता जा रहा है। मगर आगे एक दरिया आ गया। ये दरिया किसी बड़ी नहर जितना था। उसका पार्ट ज्यादा चौड़ा नहीं था। नदी दरिया में दाखिल हुई तो केटी ने कहा, अब ये दरिया जरूर समुद्र में जाकर गिरेगा। बेहतर यही है कि हम यहाँ उतर जाएं। त्युसोंग कश्ती को किनारे पर ले आया। दरिया के किनारे एक जगह कश्ती खड़ी करके वो किनारे की रेत पर उतर गए। यहाँ चारों तरफ रेत के टीले फैले हुए थे। उन्होंने सूरज के अंदाजे से मशरिक की तरफ चलना शुरू कर दिया। रेत के टीलों में से गुजरते हुए वो एक नखलिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां खजूर के दरख्त खड़े हैं। नीचे उनकी छांव में एक चश्मा बह रहा है। 2 आदमी एक ऊंट के पास रेत पर चादर बिछाए बैठे खजूरें खा रहे हैं। केटी और त्युसोंग को देखकर एक आदमी ने कहा, तुम मुसाफिर लगते हो, अगर भूख लगी है तो ये खजूरें हाजिर हैं। केटी और त्युसोंग उनके पास बैठ गए। मुसाफिरों ने उन्हें खजूरें पेश की। एक आदमी ने कहा, मेरा नाम आतिर है, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? त्युसोंग बोला, ये मेरी बहन है, हम दोनों जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं, मगर यहाँ रास्ता भूलकर निकल आए हैं। दूसरा आदमी बोला, ये जगह सहराए काशान है, यहाँ से शुमाल मगरिब की तरफ काशान का शहर है, अगर तुम वहां चले जाओ तो तुम्हें कोई काफिला मिल जाएगा। त्युसोंग और केटी के लिए इतनी मालूमात ही बहुत थी। आतिर ने पूछा, तुम लोग पैदल ही सहरा में सफर कर रहे थे? केटी ने कहा, हम कश्ती में आए थे, कश्ती दरिया पर ही छोड़ दी है। आतिर कहने लगा, वैसे यहाँ से काशान एक रात के सफर पर है, रास्ते में तुम्हें पानी के चश्मे और खजूरों के दरख्त मिल जाएंगे। दूसरा आदमी बोला, दिन के वक्त धूप में सफर मत करना, गर्मी में तुम सफर न कर सकोगे। उन्हें क्या मालूम था कि त्युसोंग और केटी को न गर्मी लगती है न सर्दी।
उन्होंने दोनों मुसाफिरों का शुक्रिया अदा किया और शुमाल मशरिक की तरफ सफर शुरू कर दिया। वो शहर काशान में जाकर किसी काफिले के साथ मिलकर किसी दूर दराज इलाके की जानिब निकल जाना चाहते थे। अब उन्हें दुश्मन सिपाहियों से जान बचाने की जरूरत थी। सहरा के रेतले रास्ते पर पैदल सफर करते रहे। सुबह की रोशनी हुई तो थ्यूसोंग और केटी ने देखा कि रेतले टीलों के दरमियान एक बहुत ऊंचा और कुशादा तो कोना एहराम सा बना हुआ है। केटी ने कहा, ये तो एहराम में मिस्र लगता है। थ्यूसोंग ने कहा, मगर यह हमारी दुनिया यानी अंबरनाक के सियारे की जमीन नहीं है। ये तो एक दूसरे निज़ाम शमसी की जमीन है जिस पर हमारी जमीन की तरह के हालात पैदा हो गई हैं। जाहिर है यहाँ मिस्र का मुल्क नहीं हो सकता। केटी ने एहराम की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन यह बिल्कुल एहराम में मिस्र की तरह का हरम है। अब उन्हें एक जानिब से इंसानों का एक जुलूस सा नजर आया। उन्होंने देखा कि एक मातमी जुलूस था। लोगों ने एक जनाजा उठा रखा था। आगे आगे लंबे सफेद कुर्तों वाले काहिन मजहबी मंत्र पढ़ते चले जा रहे थे। मालूम होता है ये किसी अमीर आदमी का जनाजा है जिसको इस एहराम में दफन किया जा रहा है। थ्यूसोंग और केटी रेत के टीले से निकलकर जुलूस की तरफ बढ़े। ये उनकी गलती थी। जुलूस के करीब पहुंचे तो 10-12 सिपाही तलवारें लिए उनकी तरफ लपके और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया। केटी और थ्यूसोंग हैरत ज़दा होकर रह गई कि ये वो किस नई मुसीबत में फंस गई हैं। एक सिपाही ने तलवार की नोक केटी की गर्दन पर रखी हुई थी। केटी कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी। मातमी जुलूस जनाजे को लेकर एहराम में दाखिल हो गया। एहराम के गार में अंधेरा था। जनाजा सीढ़ियों से उतारकर ये लोग एक तंगोतारी कमरे में आ गए जिसकी पत्थर की छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। उन लोगों ने जनाजे को वहां चबूतरे पर रख दिया और थ्यूसोंग और केटी को भी वहीं एक सतून से बांधकर बाहर निकल गई। थ्यूसोंग ने कहा, ये लोग हमें हमेशा के लिए इस मुर्दे के साथ बंद कर रही हैं। केटी ने जोर लगाकर जंजीर तोड़ डाली और एहराम के दरवाजे की तरफ भागी, मगर इतनी देर में लोग बाहर निकल गए थे और पत्थर की दीवार नीचे गिर चुकी थी। ये दीवार क्या थी? एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसने दीवार की शक्ल में नीचे गिरकर रास्ते को बंद कर दिया था। थ्यूसोंग ने भी अपनी जंजीरों को तोड़ डाला। उन्होंने एहराम की दीवारों को जोर जोर से हिलाने की कोशिश की, मगर पत्थर की दीवारों पर कोई असर न हुआ। केटी ने कहा, थ्यूसोंग, अब हम शायद इस मौत के एहराम से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। तुमने उस वक्त सिपाहियों को क्यों ना मार डाला जब हमें पकड़ा गया था? थ्यूसोंग ने कहा, सिपाही ने तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी, मुझे तुम्हारी जान का खतरा था। केटी बोली, बहरहाल अब हम दोनों की जान को खतरा ही नहीं बल्कि यकीनी तौर पर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस एहराम में दफन हो गए हैं। थ्यूसोंग चबूतरे की तरफ बढ़कर बोला, ये तो हमने देखा ही नहीं कि इसमें किसकी लाश है। केटी और थ्यूसोंग चबूतरे पर रखे हुए जनाजे की तरफ बढ़े। ये एक ताबूत था जिस पर चादर पड़ी थी। चादर हटाई तो नीचे एक तख्ती पर उन लोगों की जुबान में लिखा था, मुकद्दस सांप के साथ दफन किया जाता है क्योंकि वो मर गया है। आसमान के देवता इसकी हिफाजत करें। आसमान की दुनिया इसकी खिदमत के लिए एक औरत और एक मर्द को भी साथ दफन कर दिया गया है। थ्यूसोंग और केटी ने एक दूसरे की तरफ देखा तो गोया हमें इस मुर्दे की खिदमत के लिए जबरदस्ती पकड़कर दफन कर दिया गया है। केटी ने झुंझला कर कहा। थ्यूसोंग बोला, मगर ये मुकद्दस सांप कौन है और कहाँ है? केटी ने चौंक कर कहा, अगर वो सांप जिंदा है तो हमारी मदद कर सकता है थ्यूसोंग। थ्यूसोंग ने ताबूत का ढकना खोल दिया। ताबूत में एक खूबसूरत और नौजवान शहजादी की लाश पड़ी थी और उसके सरहाने की जानिब एक सबज रंग का सुरख आंखों वाला सांप कुंडली मारे बैठा था। सांप फुंकार मारकर थ्यूसोंग और केटी की तरफ बढ़ा, मगर फौरन ही रुक गया। उसे उन दोनों में से नाग देवता की बू आने लगी थी। सांप को रुकता देखकर केटी ने खुश होकर कहा, थ्यूसोंग, इसने हमारे जिस्मों से आती मुकद्दस नाग की बू सूंघ ली है, इसलिए वो हमला करते करते रुक गया है। थ्यूसोंग सांप को देख रहा था। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो। सांप की आंखों में दोस्ती की चमक है, शायद वो हमें कुछ कहना चाहता है। केटी ने कहा, मगर हम इसकी जुबान में बात नहीं कर सकते। सांप उनकी बातों को समझ रहा था। उसने हल्की सी फुंकार मारकर कहा, तुम मुकद्दस नाग देवता के जरूर भाई बहन हो, क्या तुम मेरी जुबान समझ रहे हो? मगर केटी और थ्यूसोंग सांप की जुबान नहीं समझ रहे थे। इसने कुछ कहा है केटी? थ्यूसोंग ने बेताबी से कहा, काश हम इसकी जुबान समझ सकते। केटी ने नाउमीदी से कहा। सांप ने केटी और थ्यूसोंग के आगे सर झुका दिया। वो तुम्हें सलाम कर रहा है, थ्यूसोंग बोला। जब सांप ने देखा कि नाग देवता के बहन भाई उसकी जुबान में बात नहीं कर सकते, उसने उन दोनों की जुबान के अल्फाज पर गौर किया। उस जुबान के एक एक लफ्ज को अपने जहन में बार बार दोहराया और फिर बारीक आवाज में उनकी जुबान में बोला, मुकद्दस नाग के बहन भाई, मैं तुम्हारी जुबान में बोल रहा हूँ, क्या तुम समझ रहे हो? केटी और थ्यूसोंग ने सबज रंग के सांप के मुंह से निकले हुए इंसानी जुबान के अल्फाज सुने तो दंग रह गए। केटी ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, हम तुम्हारी जुबान समझ रहे हैं।
हमें बताओ कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकती हैं। सांप बोला, ये बाद में सोचेंगे, पहले मेरी बात सुनो। इस शहजादे को जहर देकर हलाक किया गया है, ये अपनी मौत नहीं मरा। केटी हैरान होकर लाश को देखने लगी। थ्यूसोंग ने कहा, यह क्या राज है? सांप बोला, अगर तुम यहाँ ना आते तो शायद ये राज हमेशा के लिए राज ही रहता, मगर तुम्हारे यहाँ आने से ये बात साबित हो गई है कि आसमान के देवता इस शहजादे के खूने नाहक से खुश नहीं हैं और इसकी जिंदगी चाहते हैं। केटी ने कहा, मगर शहजादा तो मर चुका है। सांप बोला, लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, मैं इसके जिस्म से इसका सारा जहर चूसकर इसे फिर से जिंदा कर सकता हूँ। थ्यूसोंग ने जल्दी से कहा, तो फिर फौरन इसके जिस्म में से जहर निकालकर फेंक दो। सांप ने अपना मुंह शहजादे की लाश की गर्दन के साथ लगा दिया और लाश के अंदर फैला हुआ जहर चूसने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जहर निकालकर ताबूत में फेंक देता। 6-7 बार ऐसा करने के बाद लाश में हरकत पैदा हुई और फिर शहजादे ने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? थ्यूसोंग ने कहा, शहजादे घबराना मत, तुम्हें जहर देकर मार दिया गया था, मगर मुकद्दस सांप ने तुम्हारे जिस्म का जहर निकालकर फेंक दिया है, तुम जिंदा हो। शहजादा ताबूत में उठकर बैठ गया। क्या मैं एहराम में दफन कर दिया गया था? शहजादे ने ताज्जुब से एहराम की छत और दीवार को देखकर कहा। केटी बोली, हाँ शहजादे, मगर तुम्हें किसने जहर दिया था? शहजादा बोला, ये काम सिवाय मेरे जालिम चचा के दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं तख्त का अकेला हकदार था। वो मुझे अपने रास्ते से हटाकर मेरे बाप के तख्तो ताज पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे खाने में जहर दे दिया। मुझे याद है, खाना खाने के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। मगर तुम लोग कौन हो और ये सांप, मुकद्दस सांप ने मेरे जिस्म में से जहर क्यों निकाला? केटी ने कहा, हमें तुम्हारे साथ एहराम में दफन कर दिया गया था, लेकिन हमने ताबूत खोला तो अंदर तुम्हारी लाश के पास सांप बैठा था। ये सांप हमारा दोस्त निकला, क्योंकि हम सुपेरों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। केटी ने यूं ही कह दिया। सांप कुछ ना बोला। शहजादे को ताबूत में से बाहर निकाल दिया गया। वो फर्श पर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारा और सांप का शुक्रगुजार हूँ। सांप ने कहा, शहजादे तुम बेगुनाह हो, लेकिन अगर ये दोनों बहन भाई ना होते तो शायद मैं तुम्हारे जिस्म का जहर ना निकालता। शहजादे ने सांप को बारीक आवाज में इंसानों की तरह बात करते देखा तो ताज्जुब से बोला, तुम इंसानों की तरह बोल लेते हो? सांप कहने लगा, ये भी इन दोनों बहन भाइयों का करिश्मा है, तुम्हें इन दोनों का शुक्रगुजार होना चाहिए। शहजादे ने केटी और थ्यूसोंग का शुक्रिया अदा किया और बोला, लेकिन अब हम इस बंद एहराम से कैसे बाहर निकलेंगे? इसके अंदर सिर्फ इतनी हवा मौजूद है जो हमें ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक जिंदा रख सकती है। सांप ने कहा, मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तलाश करता हूँ। ये कहकर सांप ने घूम फिरकर एहराम की दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया। उसे एक जगह दीवार में नरम रेत महसूस हुई। सांप ने वहां सुराख बनाना शुरू कर दिया। केटी और थ्यूसोंग भी उसके साथ लग गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वहां सुराख गहरा कर लिया। केटी ने कहा, हमें यहाँ सुरंग खोदनी होगी। शहजादा भी उनकी मदद को उठा। थ्यूसोंग ने कहा, शहजादे तुम आराम करो। सांप, केटी और थ्यूसोंग सुरंग खोदते चले गए। रेत की वजह से सुरंग बड़ी आसानी से बनती जा रही थी। आधी रात तक उन्होंने सुरंग का दूसरा सिरा एहराम से बाहर निकाल लिया। सबसे पहले सांप बाहर गया। उसने वापस आकर बताया कि एहराम के बाहर कोई पहरेदार नहीं है। एक एक करके थ्यूसोंग, केटी और शहजादा सुरंग से बाहर आ गए। सहरा में रात का वक्त था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। सांप ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुजरिमों को उनके जुर्म की सजा दी जाए और शहजादे को इसका जायज हक दिलाया जाए। शहजादा बोला, इस रियासत के तख्त पर मेरा हक है। अगर मेरा जालिम चचा तख्त पर काबिज रहा तो वो मेरे खानदान के सब बड़ों और बच्चों को भी हलाक कर देगा। केटी और थ्यूसोंग ने शहजादे को यकीन दिलाया कि वो उसका जायज हक उसे वापस दिलाने में उसकी मदद करेंगे। सांप ने कहा, मैं बड़ी आसानी से शहजादे के दुश्मनों को इसके रास्ते से हटा सकता हूँ और मुजरिमों को उनके गुनाह की सजा दे सकता हूँ। केटी ने कहा, फिर भी हमें सोच समझकर शाही महल की तरफ चलना होगा। शहजादे ने कहा, शहर के दरवाजे के पास ही शाही महल हैं। वहाँ मेरे रिश्तेदारों की क़यामगाही हैं। हम उनके पास जाकर छुप जाएंगे और फिर जालिम चचा के महल पर हमला करके तख्त पर कब्जे का ऐलान कर देंगे। थ्यूसोंग ने सांप को उठाकर अपनी कलाई में लपेट लिया और उन्होंने सितारों की रोशनी में शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। शहजादे ने कहा, हमें शहर के खुफिया दरवाजे से दाखिल होकर मेरे रिश्तेदारों की हवेली में जाना होगा। शहर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। बहुत जल्द जब वो एक रेत के टीले की दूसरी जानिब आए तो उन्हें शहर की दीवार के बुर्जों पर रात की मशालें जलती नजर आईं। अब शहजादे ने उन्हें शहर के खुफिया दरवाजे की तरफ गाइड करना शुरू किया। वो रेत के एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां बहुत से खंडर बिखरे हुए थे। शहजादे ने केटी को बताया कि इस जगह पर 100 बरस पहले उसके परदादा का महल हुआ करता था, जो अब खंडर बन चुका है। वो फसीले शहर के जुनूब में एक जगह फसील के इर्द गिर्द फैली हुई खाई में उतर गए। खाई में पानी भरा हुआ था।
शहजादा उन्हें उस मुकाम पर ले गया जहां हंगामी हालात के वक्त फरार होने की गर्ज से झाड़ियों में एक जगह 2 कश्तियां रखी थीं। उन कश्तियों की मदद से वो खाई को अबूर करके शहर की दीवार में एक ऐसी जगह आ गए जहां झाड़ियों के दरमियान एक सुरंग अंदर जाती थी। शहजादा आगे आगे था, वो इस रास्ते को जानता था। सुरंग से निकले तो वो शहर के अंदर थे। यहाँ काट कबाड़ बड़ा था। शहजादा उन्हें अपने साथ लिए फसीले शहर के साए में से गुजारता एक तंग सी गली में ले आया। दूर से एक चौकीदार आवाज लगाता हुआ गुजर गया। वो एक छती हुई गली में से गुजरकर एक खुले बाजार में आए तो सामने बड़ी आलीशान हवेलियां बनी थीं जहां कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। शहजादे ने कहा, ये हमारे रिश्तेदारों की हवेलियां हैं। वो कोने वाली हवेली मेरे मामू जान की है जो मुझसे अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। हम उनके पास जाएंगे। केटी ने कहा, कहीं वो तुम्हें पकड़वा तो नहीं देंगे? शहजादा बोला, वो खुद बादशाह के खिलाफ हैं। बादशाह ने उनकी सारी ज़रई ज़मीनें जब्त कर रखी हैं और ये थोड़े से वजीफे पर गुजारा कर रहे हैं। सांप ने कहा, मुझे अपनी जेब में छुपा लो। त्सोंग ने सांप को अपनी जेब में रख लिया। वो भागकर खुला बाजार अबूर करके कोने वाली हवेली के दरवाजे पर आ गई। यहाँ एक बूढ़ा मुलाजिम तख्त पर सोया हुआ था। शहजादे ने उसे बिल्कुल न जगाया और हवेली के छोटे दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर ड्योढ़ी थी, उसके आगे सेहन जिसमें फवारा लगा था, उसके पीछे बरामदे में कमरे थे, उनके बीच में से जीना ऊपर की मंजिल के कमरों को जाता था। शहजादा जीना चढ़ने लगा। ऊपर वाला दरवाजा बंद था। शहजादे ने आहिस्ता से दस्तक दी। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, कौन है जो आधी रात को आया है? शहजादे ने अपनी वफादार बूढ़ी खात्मा की आवाज पहचान ली। उसने कहा, बाबा मैं हूँ, विशाल। मुलाजमा ने फौरन दरवाजा खोल दिया और डर कर पीछे हट गई। शहजादे तुम? मगर तुम तो मर चुके थे। फिर वह भूत भूत कहती शहजादे के मामू के कमरे की तरफ भागी। शहजादे ने लपक कर उसको पकड़ लिया और कहा, मामा मैं भूत नहीं हूँ, मैं शहजादा विशाल हूँ। शोर सुनकर शहजादे का मामू और मोमानी भी बेदार हो गईं। शहजादे विशाल को देखकर पहले तो वो भी कुछ घबराए, लेकिन जब शहजादे ने उन्हें अपनी सारी दास्तान सुनाई और केटी और त्सोंग ने भी इसकी तस्दीक की तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने शहजादे विशाल को गले से लगा लिया। मामू ने कहा, बेटा तुम्हारा चचा तुम्हारे खून का प्यासा है। अगर उसे इल्म हो गया कि तुम हमारे यहाँ छुपे हुए हो तो वो इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देगा। विशाल ने कहा, मामू जान मैं अपने चचा से अपना हक वापस लेने आया हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं छुपा सकते तो मैं अपने इन दोस्तों के साथ सहरा में किसी जगह जाकर छुप जाऊंगा। मामू जान बोले, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें अपनी हवेली के तहखाने में छुपा लूंगा। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि तुम्हारे दोस्तों को चाहिए कि वो भी तुम्हारे बारे में किसी से कोई बात ना करें। त्सोंग ने भी कहा कि वो शहजादे को उसका जायज हक दिलाकर रहेंगे। इसके बाद मामू जान शहजादे को तहखाने में ले गया। केटी और त्सोंग भी साथ थे। ये तहखाना हवेली की निचली मंजिल के आखिरी कोने में जमीन के अंदर बना हुआ था। यहाँ जरूरत की हर शय मौजूद थी। वो तहखाने में बिछे हुए कालीन पर बैठ गए और जालिम चचा की हुकूमत का तख्ता उलटने के बारे में सोच विचार करने लगे। आखिर काफी गौर फिक्र के बाद ये फैसला किया गया कि जब तक फौज के कमांडर को रास्ते से नहीं हटा दिया जाता बगावत की कामयाबी मुश्किल है, क्योंकि कमांडर बादशाह के साथ मिला हुआ था। त्सोंग ने कहा, केटी को कमांडर के महल में कनीज की शक्ल में भर्ती करवाकर भेजा जाए। ये सांप अपने साथ ले जाए और कमांडर को खत्म करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ मैं बादशाह के दरबार में दाखिल हो जाऊंगा और जब कमांडर की मौत की खबर आएगी तो बादशाह का काम तमाम कर दूंगा। फिर हम शहजादे की बादशाहत का ऐलान कर देंगे। मामूजा ने कहा, तजवीज़ अच्छी है, मगर इसमें तुम दोनों की जान भी जा सकती है। त्सोंग और केटी ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। त्सोंग बोला, इसकी आप फिक्र न करें, हम अपनी हिफाजत खुद करना जानते हैं। आप अपने असर और रसूख से काम लेकर केटी को कमांडर के महल में कनीज बनाकर नौकरी दिलवा दें। मैं शाही दरबार में खुद दाखिल हो जाऊंगा। मामूजा ने कहा, मैं सुबह होते ही एक नवाब साहिब से मिलकर केटी को कमांडर के यहाँ भिजवा दूंगा। नवाब साहिब कमांडर के बहुत दोस्त हैं। रात गुजर गई तो सुबह के वक्त शहजादे का मामू केटी को साथ लेकर नवाब साहिब की हवेली की तरफ रवाना हो गया। त्सोंग शाही महल की तरफ चल पड़ा। सांप त्सोंग की जेब में ही था। महल के दरवाजे पर जाकर त्सोंग ने सांप निकालकर अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और पहरेदार से कहा, बादशाह से जाकर कहो कि सांपों का देवता तुमसे मिलना चाहता है। पहरेदार ने पहले तो त्सोंग को वहां से धकेलकर निकाल देने की कोशिश की, मगर जब सबज सांप ने फुंकार मारी तो पहरेदार डरकर महल में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और बोला, चलो देवता जी, बादशाह सलामत ने बुलाया है। त्सोंग उसके साथ बादशाह के दरबार की तरफ चला गया। बादशाह दरबार लगाए तख्त पर बैठा था। त्सोंग बड़ी शान से चलता बादशाह के तख्त के करीब आ गया। उसने बादशाह को अदब से सलाम किया तो बादशाह उसके हाथ में सबज सांप देखकर चकरा गया।
क्योंकि ये वही सांप था जो उसने शहजादे की लाश के साथ ताबूत में बंद करवाया था। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है और ये सांपों का देवता उसको शहजादे की लाश के बारे में कुछ कहने आया है। बादशाह दरबारियों के सिलसिले में कुछ नहीं बताना चाहता था। चुनाचे उसने हाथ उठाकर कहा, दरबार बर्खास्त किया जाता है। हम इस देवता से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहते हैं। दरबारी एक एक करके वहां से चले गए तो बादशाह तख्त से उतरकर नीचे थ्यूसोंग के पास आया और बोला, तुम सांपों के देवता हो? हाँ बादशाह सलामत। थ्यूसोंग ने सबज सांप कलाई पर लपेटते हुए कहा, यह सबज सांप तुमने कहां से हासिल किया है? थ्यूसोंग सब कुछ समझता था कि बादशाह के दिल में क्या है। उसने पहले से सोचे हुए मंसूबे के मुताबिक कहा, बादशाह सलामत, मैं सांपों का देवता हूं। मेरे पास इस किस्म के 2 सबज सांप थे, उनमें से एक कहीं खो गया है, अब ये दूसरा मेरे पास रह गया है। क्या तुम दूसरे सांप की तलाश में आए हो? थ्यूसोंग ने बेनियाजी से कहा, नहीं, मुझे उसको तलाश करने की क्या जरूरत है, मेरे लिए एक सांप ही काफी है। बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया। उसे तसल्ली हो गई कि इस सांपों के देवता को कुछ मालूम नहीं कि दूसरा सबज सांप कहाँ है। अब बादशाह ने रऊनत से गर्दन ऊपर उठाई और बोला, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? थ्यूसोंग ने बड़े एतमाद से मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं सांपों का देवता ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास यह सांप एक ऐसा सांप है जो इंसान की तरह बातें करता है। बादशाह की आंखें हैरत से खुल गईं। वो सांप को तकने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? थ्यूसोंग ने कहा, क्यों नहीं, आप तजुर्बा करके देख सकते हैं। फिर थ्यूसोंग ने सबज सांप से कहा, ऐ सांप, बादशाह सलामत से बात कर। सबज सांप सारे मंसूबे को समझ गया था। उसने बादशाह की तरफ मुंह उठाकर अपनी बारीक आवाज में कहा, बादशाह सलामत, खुश रहें, मैं आपका खादिम हूं। बादशाह तो दंग रह गया, कहने लगा, मैंने ऐसा अजूबा सारी जिंदगी में नहीं देखा। थ्यूसोंग बोला, मैं ये बोलता हुआ सांप बादशाह की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ। बादशाह खुश होकर बोला, हम तुम्हारे तोहफे को खुशी से कबूल करते हैं और तुम्हें अपने दरबार का वजीर खास मुकर्रर करते हैं। थ्यूसोंग यही चाहता था। उसी वक्त सबज सांप को शीशे के एक मर्तबान में बंद कर दिया गया। सारे महल में शोर मच गया कि बादशाह के पास एक बोलने वाला सांप है। दरबार के सारे लोगों ने बारी बारी सांप को देखा और उसकी बातें सुनी। थ्यूसोंग को दरबार में कुर्सी पेश कर दी गई। बादशाह अपनी ख्वाबगाह में आया तो उसके पेशकार ने आकर अर्ज की कि काहिन आजम आपसे मुलाकात करना चाहता है। बादशाह ने दरबार के काहिन आजम को अंदर बुला लिया। ये काहिन बादशाह के शाही मंदिर का पुजारी था। उसका सर मुंडा हुआ था और जिस्म के गिर्द गहरे रंग की चादर लिपटी थी। उसने आते ही अदब से झुककर सलाम किया। बादशाह ने खुश होकर कहा, काहिन आजम, तुमने भी हमारे बोलते सांप को देखा होगा, क्या ख्याल है? कभी ऐसा अजूबा पहले भी देखा है तुमने? काहिन आजम बोला, बादशाह सलामत, मैं उसी सांप और सांपों के देवता के बारे में कुछ कहने आया हूँ। बादशाह ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? काहिन आजम ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने शाही तख्ती पर हिसाब लगाकर पता चलाया है कि यह सबज सांप जो आपके महल में मौजूद है वही सांप है जिसे आपने शहजादे के ताबूत में बंद किया था। बादशाह को जैसे किसी ने झंझोड़ दिया, वो उठकर बैठ गया। काहिन आजम, तुम ये कैसे कह रहे हो? काहिन आजम बोला, बादशाह सलामत, मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। आपको अगर शक है तो शहजादे की कब्र खुलवा कर देख ले, सांप उसके ताबूत में नहीं होगा। बादशाह तो परेशान हो गया। उसने काहिन आजम के करीब आकर कहा, खबरदार, अभी किसी से कोई बात न की जाए। तुम मेरे साथ एहराम की तरफ चलो, मैं अभी जाकर इस मामले को हल करना चाहता हूँ। बादशाह ने काहिन आजम को साथ लिया। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और महल के अकबी दरवाजे से निकलकर एहराम की तरफ रवाना हो गए। काहिन आजम को एहराम के अंदर जाने का खुफिया रास्ता मालूम था। घोड़े बाहर खड़े करके वो खुफिया रास्ते से एहराम के अंदर दाखिल हो गई। एहराम की कोठरी के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि ताबूत खुला हुआ है और सबज सांप के साथ शहजादे की लाश भी गायब है। बादशाह तो सकते में आ गया, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद शहजादे को जहर दिया था और सबज सांप उसके सरहाने रखा था। काहिन आजम को भी शहजादे की लाश के गायब हो जाने से फिक्र पड़ गई। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके खिलाफ कोई जबरदस्त साजिश हुई है। लगता है कि कोई साजिशी शहजादे की लाश और सांप निकाल कर ले गया है और ये सिवाय उस सांपों के देवता के दूसरा कोई नहीं हो सकता। बादशाह गुस्से में बोला, मैं अभी जाकर उस सांपों के देवता की गर्दन उड़ाता हूँ। काहिन आजम बोला, हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा बादशाह सलामत। उस खतरनाक शख्स से हमें पहले ये मालूम करना होगा कि शहजादे की लाश कहाँ है, क्योंकि मुमकिन है कि शहजादा अभी जिंदा हो। अब तो बादशाह बहुत घबराया कि उसका दुश्मन अभी जिंदा है। वो काहिन आजम के साथ एहराम से निकलकर महल की तरफ रवाना हुआ। काहिन आजम ने बादशाह से कहा, आप खामोश रहें, ये काम मुझ पर छोड़ दें। मैं खुद सांपों के देवता से शहजादे के बारे में मालूमात हासिल करूंगा। बादशाह ने काहिन आजम को हदायत की कि सांपों का देवता जिंदा नहीं रहना चाहिए।
काहिनी आजम ने बादशाह को यकीन दिलाया कि उसका दुश्मन जिंदा बचकर महल से वापस नहीं जा सकेगा और अगर शहजादा जिंदा हुआ तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। महल में वापस आते ही बादशाह ने सोचा कि उसे सबज सांप को भी मार डालना चाहिए, क्योंकि यह भी खतरनाक साबित हो सकता है। वो तलवार खींचकर सबज सांप के शीशे के मर्तबान की तरफ बढ़ा। सबज सांप को बादशाह की बुरी नीयत का एहसास हो गया। वो समझ गया कि बादशाह उसे हलाक करना चाहता है। सबज सांप ने जोर से अपना जिस्म शीशे के मर्तबान की दीवार पर मारा। मर्तबान टूट गया। सबज सांप आजाद होकर हवा में बुलंद हुआ कि बादशाह को डसकर मार डाले, मगर उसका आखिरी वक्त आ गया था। बादशाह ने हवा में तलवार चलाई। तलवार का वार सबज सांप के जिस्म के 2 टुकड़े कर गया। सबज सांप के मुंह से आखिरी फुंकार निकली और वह मर गया। बादशाह ने सांप को कुचल डाला और गुलाम को हुक्म दिया, इस सांप के टुकड़ों को आग में डालकर भस्म कर दिया जाए। गुलाम सांप के टुकड़ों को उठाकर ले गया। बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया। उसका एक दुश्मन खत्म हो गया था। इतने में थ्यूसोंग कमरे में दाखिल हुआ और बोला, बादशाह सलामत, आज आप दरबार में किस वक्त तशरीफ ला रही हैं? बादशाह ने गहरी नज़र थ्यूसोंग पर डाली और बोला, हम दोपहर के बाद दरबार लगाएंगे। क्यों? तुम क्यों फिक्रमंद हो? थ्यूसोंग ने शीशे के टूटे हुए मर्तबान की तरफ देखकर तशवीश के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं अपने सांप की वजह से परेशान हूँ। मर्तबान टूटा हुआ है, सांप कहाँ चला गया? बादशाह ने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, मैं खुद इसीलिए परेशान हूँ। मैं यहाँ आया तो मर्तबान टूटा हुआ था। लगता है तुम्हारा बोलता सांप कहीं फरार हो गया है। मगर थ्यूसोंग समझ गया कि बादशाह ने सांप को हलाक कर डाला है और उसकी साजिश बेनकाब हो गई है। थ्यूसोंग ने ज्यादा परेशानी का इजहार न किया और बोला, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं उसे तलाश कर लूंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। ये कहकर थ्यूसोंग चला गया। बादशाह उसी वक्त तलवार के वार से उसका काम तमाम कर देना चाहता था, मगर उसे शहजादे के बारे में अभी उसे मालूमात हासिल करनी थी। उसने सब्र से काम लिया और चुप करके बैठ गया। थ्यूसोंग वहां से निकलकर सीधा शहजादे के मामू जान की हवेली की तरफ चलने लगा तो महल के शाही मंदिर के बाहर काहिनी आजम ने उसे बुलाकर कहा, सांपों के देवता को शाम मुबारक हो। क्या तुम मेरे साथ मंदिर में नहीं आओगे? मैंने बादशाह सलामत के लिए एक तावीज़ तैयार किया है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी मशवरा करना है। थ्यूसोंग इनकार न कर सका। वो काहिनी आजम के साथ मंदिर में चला गया। मंदिर में आते ही काहिन ने थ्यूसोंग के कंधे पर हाथ रखा और इधर उधर की बातों के बाद बोला, देवता महाराज, तुम देख रहे हो कि बादशाह के जुल्म और सितम से रियाया बहुत परेशान है। मैं खुद रियाया पर जुल्म होते नहीं देख सकता। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम रियाया को बादशाह के जुल्म से निजात दिला सकते हैं। थ्यूसोंग बोला, ये कैसे हो सकता है? बादशाह के पास पूरी फौज है। काहिनी आजम ने कहा, अवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। रियाया हमारे साथ होगी। काश शहजादा जिंदा होता, वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मगर बादशाह ने उसे भी जहर देकर मार डाला। मेरे पास एक ऐसी तिलिस्मी दवाई है कि अगर वो शहजादे की लाश पर मल दी जाए तो शहजादा फिर से जिंदा हो सकता है। फिर हम शहजादे को तख्त पर बिठाकर बादशाह को ख़त्म कर देंगे। ये काहिनी आजम की चाल थी। वो थ्यूसोंग के दिल का हाल मालूम करना चाहता था। थ्यूसोंग को काहिनी आजम पर जरा भी शक न हुआ कि वो शहजादे के फरार से वाकिफ है। उसने कहा, मैं आज रात तुमसे बात करूंगा। अभी मैं एक ज़रूरी काम से जंगल में जा रहा हूँ। ये कहकर थ्यूसोंग इजाज़त लेकर चला गया। काहिनी आजम ने अपने एक राजदार जासूस को थ्यूसोंग के पीछे लगा दिया कि पता करे वो कहाँ जाता है। थ्यूसोंग शहर के मुख्तलिफ बाजारों में इधर उधर से घूमकर शहजादे के मामू की हवेली में दाखिल हो गया। जासूस ने फौरन जाकर काहिनी आजम को खबर कर दी। काहिनी आजम उसी वक्त बादशाह के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। सांपों का देवता आपके दुश्मन नवाब की हवेली में गया है। मुझे यकीन है कि शहजादा अपने मामू की हवेली में छुपा हुआ है। बादशाह गुस्से से कांपने लगा, फिर गरज कर बोला, नवाब की हवेली को आग लगा दी जाए। उसी वक्त सिपाही मशाले और तेल के कुप्पे लेकर नवाब की हवेली की तरफ चल दिए। एक घबराए हुए नौकर ने आकर शहजादे के मामू को खबर कर दी कि शाही सिपाही महल को आग लगाने आ रही हैं। उस वक्त थ्यूसोंग शहजादे से बातें कर रहा था। उसे मालूम हुआ तो उसने परेशान होकर कहा, हमारा राज खुल गया है। क्या यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता है? शहजादे के मामू ने उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ। उस वक्त शहजादा, थ्यूसोंग और शहजादे की मुमानी हवेली की एक खुफिया सुरंग में दाखिल हो गए। ये सुरंग जमीन के नीचे ही नीचे से होती शहर की चारदीवारी से बाहर एक टीले की तरफ निकल गई थी। सिपाहियों ने आते ही हवेली पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क उठी। सारी हवेली आग की लपेट में आ गई। मगर उस वक्त तक शहजादा, थ्यूसोंग और शहजादे का मामू और मुमानी वहां से फरार होकर सुरंग के रास्ते से गुजरकर शहर से दूर रेत के एक बहुत बड़े टीले के पास पहुंच चुके थे।
उस वक्त शाम हो रही थी, सूरज गुरूब हो चुका था। सहरा में अंधेरे के हल्के साए उतरने लगे थे। त्यूसोंग ने कहा, हमें यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। शहजादे का मामू बोला, दरिया पार एक बस्ती है, वहां मेरा एक दोस्त रहता है, उससे हम घोड़े हासिल करके यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। शहजादे ने कहा, केटी का क्या होगा? त्यूसोंग बोला, वो मेरी खुशबू पाकर अपने आप हमारे पास आ जाएगी। इस वक्त तुम्हारी जान बचानी जरूरी है। और ये लोग सहरा में दरिया की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ केटी को शाही फौज के कमांडर के महल में कनीज की हैसियत से नौकर करवा दिया गया था और वो कमांडर को हलाक करने के मंसूबे बना रही थी कि उसे खबर मिली कि शहजादे के मामू की हवेली को आग लगा दी गई है। वो परेशान हो गई, समझ गई कि राज खुल गया है। अब उसकी अपनी जान भी खतरे में थी। अगरचे उसे ये मालूम नहीं था कि उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, मगर वो शहजादे और त्यूसोंग की जिंदगियों के बारे में परेशान थी। केटी कमांडर के महल से निकलकर सीधी शहजादे के मामू की हवेली को गई। देखा कि हवेली जलकर राख का ढेर बन चुकी है। उसने हवा में सूंघा, उसे त्यूसोंग की खुशबू नहीं आ रही थी। उसका दिल खौफ से धड़क उठा, कहीं त्यूसोंग जलकर भस्म तो नहीं हो गया। लेकिन उसे यकीन था कि त्यूसोंग जलकर नहीं मर सकता। उसकी जान उसकी उंगली में है, लेकिन क्या मालूम कि वो हवेली में बंद हो गया हो और उसकी उंगली भी जलकर पिघल गई हो, फिर तो वो जरूर मर सकता था। केटी ने लोगों की बातें सुनी। वो कह रहे थे कि नवाब का सारा कुंबा हवेली में जल गया है। केटी परेशानी की हालत में वापस होने लगी तो उसने हवेली से दूर शहजादे के मामू के बूढ़े मुलाजिम को सर झुकाए बैठे देखा। केटी लपक कर उसके पास आ गई। बूढ़ा मुलाजिम केटी को हवेली में आते देख चुका था। वो आंसू बहा रहा था। केटी उससे बातें करने लगी। उसने बूढ़े को तसल्ली दी और कहा, खुदा को यही मंजूर था, अब रोने से क्या होगा। बूढ़ा मुलाजिम खामोश हो गया, फिर खामोशी से उठकर एक तरफ चल पड़ा। केटी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बूढ़ा शहर की एक गली में घुसकर एक मकान में दाखिल हो गया। केटी को एहसास हुआ था कि इस बूढ़े मुलाजिम को किसी राज का इल्म है जो वो उससे छुपाना चाहता था, इसीलिए वो उठकर चला गया था। बूढ़े के मकान का दरवाज़ा बंद था। केटी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो बूढ़े ने खुद दरवाज़ा खोला और केटी को देखकर बोला, तुम मेरे पीछे क्यों लगी हो? केटी ने कहा, बाबा तुम शायद नहीं जानते, मैं तुम्हारे आका की दोस्त हूँ और तुम्हारी हवेली में मेरा एक भाई भी आया हुआ था। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या सचमुच मेरा भाई भी जलकर मर गया है? बूढ़े ने केटी को अंदर बुला लिया, खुद एक मुंढे पर बैठ गया और केटी को तख्त पर बैठने का इशारा किया। फिर बोला, बेटी तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम अपने भाई की जिंदगी के बारे में वाकई बहुत परेशान हो। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि हो सकता है तुम्हारा भाई जिंदा हो। केटी ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है बाबा? सारी हवेली जलकर राख हो चुकी है। बूढ़ा बोला, उस हवेली में खुफिया रास्ता भी था जो शहर से बाहर निकलता था। हो सकता है कि तुम्हारा भाई भी मेरे आका के साथ हवेली से निकलने में कामयाब हो गया हो। खुदा करे कि मेरे आका और मालिकन की जान भी बच गई हो। केटी को एकदम से हौसला हो गया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि खुफिया सुरंग का रास्ता किस तरफ निकलता है? बूढ़ा ये राज किसी को भी नहीं बता सकता था। उसको ख्याल आया कि हो सकता है केटी भी उनकी दुश्मन हो। उसने कहा, मैंने तुम्हें इतना इसलिए बताया है कि अपने भाई की जिंदगी के बारे में तुम परेशान थी। मैं सिर्फ इतना ही जानता था, मुझे सुरंग के रास्ते का कुछ इल्म नहीं है कि वो कहाँ जाकर निकलता है। केटी समझ गई कि बूढ़ा उसे इससे आगे कुछ नहीं बताएगा। वो वापस हवेली के करीब आ गई। उसने देखा कि हवेली के पास एक छोटा सा मैदान था। ये मैदान आगे जाकर एक सड़क के जरिए शहर की दीवार से मिल गया था। केटी ने अंदाजा लगाया कि अगर हवेली के नीचे कोई सुरंग बनाई गई होगी तो उसका तहखाने तो उसका रास्ता जमीन के अंदर से इसी तरफ से शहर से बाहर जाता होगा, क्योंकि यही सबसे आसान और छोटा रास्ता था। केटी मैदान से गुजरकर शहर से बाहर आ गई। अब वो अपने अंदाजे से सुरंग की सीध में चलने लगी। काफी दूर जाकर उसे रेत का एक टीला नजर आया। रेत के टीले के पास पहुंचकर उसने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाकर देखा, मगर वहां उसे कोई ऐसी जगह नजर न आई जहां से सुरंग का रास्ता बाहर निकलता हो। एक जगह केटी को झाड़ियां दिखाई दी। केटी ने झुककर देखा, वहां जमीन पर किसी के कदमों के निशानों को झाड़ी की शाख से मिटाने की कोशिश की गई थी। केटी चौंक पड़ी। जरूर वो लोग इसी जगह से बाहर निकले होंगे और उन्होंने इस ख्याल से पांव के निशान मिटा दिए होंगे कि कोई उनका ताक़ुब न कर सके। रेत पर दूर तक झाड़ी की शाख से कदमों को मिटाने के निशान पड़े हुए थे। आगे सख्त रेतला मैदान शुरू हो जाता था जहां जमीन पर पांव के निशान नहीं पड़ सकते थे। केटी ने वापस आकर झाड़ियों को हटाया तो पीछे एक पत्थर लगा था। पत्थर को हटाया तो उसके पीछे एक सुरंग निकल आई। केटी के दिल को इत्मीनान हो गया कि त्यूसोंग शहजादे और उसके मामू के खानदान को लेकर इस जगह से निकल गया होगा। केटी ने शुमाल की तरफ चलना शुरू कर दिया। काफी दूर चलने के बाद एक दरिया आ गया। दरिया का पार्ट बहुत छोटा था।
उसका रेतला किनारा गीला था। यहाँ उसे एक बार फिर इंसानी पाँव के निशान नजर आए। ये 4-5 इंसानों के कदमों के निशान थे। जरूर थ्यूसोंग और दूसरे लोगों ने इसी जगह से दरिया अबूर किया होगा। केटी दरिया में उतर गई। उसने तैरते हुए दरिया को अबूर किया। दूसरे किनारे पर भी इंसानी कदमों के निशान मौजूद थे। यहाँ से सहरा शुरू हो जाता था। अब केटी इंसानी पाँव के निशान साफ देख रही थी। उसने थ्यूसोंग के जूतों के निशान पहचान लिए। वो सहरा में आगे बढ़ने लगी। सुबह का पहला पहर गुजर चुका था। सूरज आसमान पर चमक रहा था। केटी पाँव के निशानों पर चली जा रही थी। शाम के वक्त वो एक सहराई गांव में पहुंच गई। इस गांव से थ्यूसोंग ने घोड़े हासिल किए थे। पाँव के निशान इस गांव में चले गए थे। ये एक छोटा सा गांव था जहां औरतें कच्चे मकानों के बाहर बैठी रोटियां पका रही थीं। मर्द खजूर के दरख्तों के नीचे आराम कर रहे थे। केटी ने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि यहाँ से कुछ मुसाफिर लोग गुजरे थे। औरत ने केटी को बताया कि कल यहाँ से 3 मर्द और एक औरत गुजरी थी। उन्होंने 4 घोड़े भी खरीदे थे। केटी ने उनके हुलिये दरियाफ्त किए तो एक हुलिया थ्यूसोंग का था। केटी को थ्यूसोंग के जिंदा रहने की बहुत खुशी हुई। गांव के बाहर अब घोड़ों के सुम्मों के निशान नजर आए। ये निशान शुमाल की तरफ जा रहे थे। केटी ने उन निशानों के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। सहरा में चलते चलते उसे रात हो गई। केटी थकान और प्यास से बेनियाज थी। चुनाचे उसने रात को भी अपना सफर जारी रखा। रात भी गुजर गई। सहरा में दिन की रोशनी फैली तो घोड़ों के सुम्मों के निशान उसी तरह आगे की तरफ चले जा रहे थे। दिन के पिछले पहर दूर केटी को पहली बार एक जगह दरख्तों के झुंड नजर आए। ये कोई नखलिस्तान था। घोड़ों के सुम्मों के निशान उसी तरफ जा रहे थे। करीब जाने पर केटी ने देखा कि नखलिस्तान के पीछे सहराई टीले की ओट में किसी पुराने किले की टूटी फूटी दीवार ऊपर को उठी हुई थी। घोड़ों के निशान उसी खंडर की तरफ गए थे। ये खंडर किसी पुराने किले के आसार थे। जगह जगह गहरे गड्ढे थे। सतूनों के बड़े बड़े गोल पत्थर गिरे हुए थे। एक बारादरी भी थी जिसकी आधी छत ढह चुकी थी। इस बारादरी के पीछे जमीन के अंदर एक ढलानी रास्ता जा रहा था। घोड़ों के पांव के निशान इस ढलानी रास्ते पर उतर गए थे। यहाँ पहली बार केटी को थ्यूसोंग की खुशबू आई। ढलानी रास्ता जमीन के अंदर एक खुले अस्तबल नुमा तहखाने में चला गया था। यहाँ थ्यूसोंग, शहजादा, शहजादे का मामू और मुमानी बैठे खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे कि अचानक थ्यूसोंग उठकर खड़ा हो गया। मेरी बहन केटी आ रही है। उसको केटी की खुशबू आ गई थी। वह लपक कर बाहर आया तो केटी ढलान उतर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से खिल उठे। थ्यूसोंग उसे लेकर शहजादे और उसके मामू के पास आ गया। उन सबको जिंदा देखकर केटी बेहद खुश हुई। यहाँ केटी को जब थ्यूसोंग की जुबानी मालूम हुआ कि सांप गायब है तो उसे अफसोस हुआ। शहजादे ने कहा, अगर हमारा राज खुल गया है तो बादशाह ने सांप को जरूर मार डाला होगा। केटी ने कहा, सवाल यह है कि अब हमें क्या करना होगा। थ्यूसोंग ने केटी को बताया कि उन्होंने दूसरे शहर के बादशाह से मदद लेने का फैसला किया है। शहजादे के मामू ने कहा, इस शहर का बादशाह हमारे शाही खानदान का हमदर्द है। वो हमारी जरूर मदद करेगा। कम से कम वहां शहजादे को हिफाजत में रख सकेंगे। रात उन्होंने उसी खंडर में बसर की और दूसरे रोज सुबह होने से पहले ही अपने सफर पर रवाना हो गए। 3 रोज के सफर के बाद वो अपने हमदर्द बादशाह के मुल्क में पहुंच गए। हमदर्द बादशाह ने उन लोगों की बड़ी आवभगत की और उनकी दुख भरी दास्तान सुनकर एक लश्कर तैयार किया और दुश्मन बादशाह के शहर पर हमला कर दिया। बड़ी घुमसान की जंग हुई और दुश्मन बादशाह मारा गया। उसका वजीर हामान भी मारा गया। तख्त पर शहजादे को बिठा दिया गया। शहजादे ने थ्यूसोंग को अपना वजीर बनाना चाहा, मगर उसने कहा, हमें अपने दूसरे भाइयों की तलाश में जाना है, इसलिए मुझे मुआफ किया जाए। शहजादे के मामू को वजीर आजम बना दिया गया। जश्न ताजपोशी के बाद थ्यूसोंग और केटी ने मसनूई चांद के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि हामान जादूगर ने मरने से पहले उसे खला में ही रेजा रेजा कर दिया था। थ्यूसोंग और केटी को सख्त मायूसी हुई क्योंकि अब वो खला में नहीं जा सकते थे। आखिर उन्होंने एक रोज शहजादे से इजाजत ली और घोड़ों पर सवार होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। कई रोज तक वो उस जमीन की फिजा जैसे सियारे पर सफर करते रहे। 15 दिनों के सफर के बाद वो समुद्र के किनारे जा निकले। उनके सामने एक जबरदस्त समुद्र ठाठे मार रहा था। वो किनारे किनारे चलते एक छोटे से शहर में आ गए। यहाँ बंदरगाह पर बादबानी जहाज माल लेकर किसी दूसरे मुल्क को रवाना होते थे। थ्यूसोंग और केटी एक माल बरदार बादबानी जहाज पर सवार हुए और किसी अनदेखे मुल्क की तरफ चल पड़े। बादबानी जहाज कई रोज तक समुद्र में सफर करता रहा। एक रोज समुद्र में जबरदस्त तूफान आ गया। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। बादबानी जहाज उन पहाड़ जैसी लहरों की जद में आकर खिलौने की तरह चक्कर खाने लगा। एक बहुत बड़ी लहर दूर से आई और जहाज को डुबोकर आगे निकल गई। थ्यूसोंग और केटी समुद्र के नीचे ही नीचे उतरते चले गए।
आखिर जोर लगाकर वो ऊपर पानी की सतह पर आए। जहाज का एक टूटा हुआ तख्ता उन्हें मिल गया। वो उस पर सवार हो गए और अपने आप को लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। एक हफ्ता उन्हें दरिया में तैरते गुजर गया। 8वें रोज उन्हें दूर एक साहिल नजर आया। समुद्री लहरों ने उन्हें साहिल पर फेंक दिया। कुछ देर वो रेत ही पर पड़े रहे, फिर उठे, एक दूसरे को देखा। थ्यूसॉन्ग ने कहा, ऐसा भयानक तूफान जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। केटी ने कहा, मगर हम आ गए हैं थ्यूसॉन्ग, कोई जजीरा लगता है। थ्यूसॉन्ग ने चारों तरफ देखकर कहा। उनके कपड़े फट रहे थे। उन्होंने दरख्तों में आकर फल खाए और एक चट्टान के नीचे बहते चश्मे पर से पानी पिया। कई रोज से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब उन्होंने जजीरे में घूम फिर कर उसका जायजा लेना शुरू किया। ये जजीरा घने दरख्तों से भरा हुआ था। साहिल के साथ कहीं कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। जजीरा ज्यादा बड़ा नहीं था। शाम तक वो सारे जजीरे में घूम गए। किसी जगह उन्हें किसी इंसानी आबादी के आसार दिखाई न दिए। ये जजीरा तो वीरान है केटी। केटी बोली, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर आकर फंस गए हैं। थ्यूसॉन्ग कहने लगा, हमें यहाँ कोई जगह बनाकर कुछ देर रहना होगा। हो सकता है कभी इधर से गुजरता हुआ कोई जहाज यहाँ आकर रुके। उन्होंने रात वहां गुजारी। दूसरे रोज दरख्तों की शाखें तोड़कर उन्होंने समुद्र के किनारे से चंद कदमों के फासले पर दरख्तों के दरमियान एक झोंपड़ी बनानी शुरू कर दी। शाम तक झोंपड़ी तैयार हो गई। फर्श पर घास फूस बिछा दी गई। उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। दिन भर वो जजीरे में घूम फिर कर देखते कि कहीं कोई जंगली कबीला तो वहां नहीं रहता, और रात को झोंपड़ी में पड़कर सो रहते। सुबह उठते हुए वह समुद्र पर नजरें जमाते कि शायद कोई जहाज इधर आता नजर आ जाए, मगर हर बार उन्हें मायूसी होती। इसी तरह उन्हें इस जजीरे पर रहते 1 महीना गुजर गया। एक रात जजीरे पर मौत जैसी खामोशी छाई थी। समुद्र की लहरें भी खामोश थीं। केटी और थ्यूसॉन्ग झोंपड़ी में घास फूस पर लेटे अंबर नाग और मारिया के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक जजीरे में एक बारीक सीटी की आवाज सुनाई दी। केटी और थ्यूसॉन्ग बातें करते खामोश हो गई। ये कैसी आवाज है थ्यूसॉन्ग, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूं, थ्यूसॉन्ग ने कहा। यह आवाज किसी बारीक मगर तेज सीटी की आवाज थी। आवाज तेज हो रही थी। थ्यूसॉन्ग और केटी ने अपने कानों पर हाथ रख दिए। केटी बोली, ये आवाज कानों में सुराख करती महसूस हो रही है। आवाज और ज्यादा तेज हो गई। अब उन दोनों के कान जैसे सुन होते गए। केटी, मेरा जहन सुन हो रहा है, क्या तुम्हें भी? हाँ थ्यू, केटी ने बेचैन होकर कहा। वो उस तेज और बारीक आवाज से घबराकर झोंपड़ी से निकलकर समुद्र की तरफ दौड़े। अंधेरे में वो भागे जा रहे थे, मगर तेज सीटी की आवाज ने उनके जिस्मों से ताकत छीन ली और वो लड़खड़ाकर रेत पर गिर पड़े। वो बेहोश हो चुके थे। थोड़ी देर बाद तेज सीटी की आवाज आनी बंद हो गई, मगर थ्यूसॉन्ग और केटी उसी तरह बेहोश पड़े थे। जजीरे पर एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। चंद लम्हों के बाद आसमान पर नीली और नारंगी रोशनी की चमक पैदा हुई और एक उड़न तश्तरी जजीरे के ऊपर आकर लटक गई। उसके नीचे गोल दायरे में रोशनी हुई और एक छोटा खलाई क्राफ्ट उसमें से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता उतरकर जजीरे के साहिल पर आकर रुक गया। उस खलाई क्राफ्ट में 4 खलाई आदमी सवार थे। उनके कद छोटे छोटे थे, मगर जिस्म गोल और मोटे मोटे थे। उन्होंने जर्द रंग के खलाई सूट पहने थे। वह जजीरे के जंगल में दाखिल हो गए। उन खलाई आदमियों के हाथों में प्लास्टिक के थैले थे। वो दरख्तों के नीचे झुककर उन न्योलों को उठा उठाकर थैलों में डालने लगे, जो उनकी खलाई उड़न तश्तरी की तेज सीटी की आवाज की वजह से मर गए थे। ये खलाई आदमी अपने सहारे से यहाँ न्योलों की तलाश में आए थे। उन्हें अपने किसी खास तजुर्बे के लिए ऐसे न्योलों की जरूरत थी जो उनकी खलाई सीटी की तेज आवाज की लहरों की वजह से हलाक हो गए हों। जजीरे के दरख्तों में 60-70 के करीब ऐसे मुर्दा न्योले उन्होंने उठाकर अपने थैलों में डाल लिए, जो सीटी की तेज आवाज सुनकर बिल्लों से बाहर निकल आए थे, और फिर सीटी की आवाज की लहरों ने उन्हें हलाक कर दिया था। चारों खलाई इंसान जंगल से निकलकर अपने क्राफ्ट की तरफ आए तो अचानक उनकी नजर उड़न तश्तरी की रोशनी में रेत पर बेहोश पड़े 2 इंसानों यानी थ्यूसॉन्ग और केटी पर पड़ी। ये छोटे कद की गोल मखलूक उनके करीब आकर रुक गई। एक आदमी ने जेब से एक आला निकालकर थ्यूसॉन्ग और केटी के जिस्म की ताबकारी को नोट किया और ऊपर वायरलेस पर कहा, यहाँ जजीरे पर एक लंबे कद की औरत और एक लंबे कद का मर्द भी बेहोश है। उनके जिस्म की ताबकारी से मालूम हुआ है कि ये दोनों किसी दूर दराज खलाई सियारे के रहने वाले हैं। उड़न तश्तरी से उनके लीडर ने कहा, अगर उनके कद लंबे हैं तो उनमें से औरत को उठाकर ले आओ। चारों नाटे कद के गोल मटोल आदमियों ने बेहोश केटी को उठाकर होमोक्राफ्ट में डाल लिया। इसके साथ ही होमोक्राफ्ट ऊपर उठने लगी। फिर वो हवा में लटकी हुई उड़न तश्तरी के नीचे से उसमें दाखिल हो गई।
उड़न तश्तरी ने एक गोता लगाकर जजीरे के गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर आसमान की तारीकी में गायब हो गई। उड़न तश्तरी की तेज सीटी की लहरों का असर इस कदर शदीद था कि थ्यूसोंग सुबह तक रेत पर समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो धूप निकली हुई थी। समुद्र की नीली लहरें किनारे की रेत पर आकर वापस चली जाती। थ्यूसोंग सबसे पहले आंखें खोलकर केटी को देखने की कोशिश करने लगा, मगर केटी वहां नहीं थी। थ्यूसोंग ने उसे आवाज दी, फिर उसे रेत पर कदमों के निशान नजर आए। ये निशान इंसानी जूतों के थे, मगर बड़े छोटे छोटे थे। ये उड़न तश्तरी के जरिए जजीरे पर रात को उतरने वाली छोटी कद की गोल मटोल मखलूक के पांव के निशान थे, जो जंगल में से निकलकर साहिल की रेत पर आए थे और यहां से साहिल से कुछ दूर जाकर खत्म हो गए थे। इस जगह थ्यूसोंग ने एक ऐसा निशान देखा जैसे यहां कोई 3 टांगों वाला खलाई जहाज उतरा हो। थ्यूसोंग खुद भी खला का रहने वाला था। उसने रात को तेज सीटी की आवाज भी सुनी थी। उसे यह समझने में देर न लगी कि यकीनन रात को कोई उड़न तश्तरी यहां उतरी होगी, जिसकी सीटी की तेज लहरों से वो दोनों बेहोश हो गए और उड़न तश्तरी की मखलूक केटी को अगवा करके अपने साथ ले गई। थ्यूसोंग मायूस होकर बैठ गया। जजीरे पर धूप फैली थी। समुद्र की तरफ से हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों की शाखें हवा में झूम रही थीं। थ्यूसोंग उठकर खलाई मखलूक के कदमों के निशान लेता जंगल में दाखिल हो गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि यह खलाई मखलूक जंगल में क्या करने गई थी। थ्यूसोंग ने उस छोटे से जजीरे का सारा जंगल कंगाल मारा, मगर उसे ऐसा कोई सुराग ना मिला जो खलाई मखलूक वहां छोड़ गई हो। छोटे कद की खलाई मखलूक तो वहां मुर्दे न्योले जमा करने आई थी। उन्होंने वहां कोई निशान नहीं छोड़ा था। थ्यूसोंग नाउमीद होकर जंगल से निकलकर समुद्र के किनारे आकर रेत पर बैठ गया और गौर करने लगा कि अगर वाकई केटी को कोई खलाई मखलूक अगवा करके ले गई है तो ये मखलूक उसे लेकर कहां और किस सियारे पर गई होगी। दिन भर थ्यूसोंग जजीरे में समुद्र के किनारे फिरता रहा। सूरज गुरूब होने ही वाला था कि थ्यूसोंग को दूर एक कश्ती जजीरे की तरफ आती नजर आई। वह भागकर एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया और टहनियों में से समुद्र की तरफ देखने लगा। वह छुपकर यह पता करना चाहता था कि ये कौन लोग हैं जो जजीरे की तरफ आ रही हैं। कश्ती साहिल के करीब आई तो थ्यूसोंग ने देखा कि कश्ती में 4 आदमी सवार थे। उन्होंने लंबे लंबे जर्द लिबादे पहन रखे थे। उनके सर मुंडे हुए थे। माथों पर सुरख लंबे निशान बने थे। उनके दरमियान कश्ती में एक औरत रस्सियों में जकड़ी सार झुकाए बैठी थी। कश्ती साहिल पर खड़ी करके ये चारों आदमी औरत को खींचते हुए रेत पर एक जगह लाए। 2 आदमियों ने फावड़े से जमीन में गड्ढा बनाया। औरत का दहशत के मारे बुरा हाल हो रहा था। खौफ से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। बाकी 2 आदमियों ने इधर उधर से दरख्तों की खुश्क शाखें और घास फूस इकट्ठा कर लिया था। उन्होंने औरत को गड्ढे में कमर तक गाड़ दिया और उसके इर्द गिर्द खुश्क लकड़ियां और घास फूस का ढेर लगा दिया और पत्थरों को रगड़कर उसे आग लगा दी। अब उस औरत ने अपनी जुबान में चीख चीख कर रहम की दरख्वास्त की, मगर चारों आदमियों पर जरा सा भी असर न हुआ। उन्होंने औरत को वहीं छोड़ा और कश्ती में बैठकर वापस रवाना हो गए। उनके जाते ही थ्यूसोंग दरख्त से नीचे उतर आया। कश्ती अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी। आग औरत के करीब पहुंच रही थी। थ्यूसोंग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। वो जमीन पर लेट गया और रेंगता हुआ आग के करीब पहुंच गया। उसने एक तरफ से दरख्त की जलती हुई शाखों और घास फूस पर रेत डालनी शुरू कर दी। औरत ने फटी फटी आंखों से थ्यूसोंग की तरफ देखा। थ्यूसोंग ने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। थ्यूसोंग ने यह जुमला अपनी जुबान में अदा किया था जिसे औरत ना समझ सकी। औरत ने चिल्लाकर कहा, मेरी मदद करो, आग मेरे करीब आ रही है। उसकी जुबान से थ्यूसोंग को मदद मिली और उसने उसी की जुबान में कहा, घबराओ नहीं। धुएं में औरत बामुश्किल सांस ले रही थी। थ्यूसोंग ने एक तरफ से आग को बुझा दिया। फिर वो रेंगता हुआ औरत के करीब पहुंच गया। उसने वहां से जलती लकड़ियों को परे धकेल दिया। वो खड़ा इसलिए नहीं हो रहा था कि कहीं चारों आदमियों से देख ना लें। आग का हल्का अब औरत से दूर हो गया था। वो आग से महफूज हो गई थी, मगर अभी तक जमीन में दफन थी। थ्यूसोंग ने रेत खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसने औरत को रेत में से निकाल लिया और उसे अपने साथ जमीन पर रेंगता हुआ लेकर दरख्तों की तरफ चला गया। दरख्तों में जाकर उसने औरत की मशकें खोल दी और समुंदर की तरफ देखा। चारों आदमियों की कश्ती समुंदर में बहुत दूर निकल चुकी थी। मौत के मुंह से निकल आने पर भी बेचारी औरत डरी डरी सी थी। थ्यूसोंग ने उसे उसकी जुबान में तसल्ली दी तो वो बोली, तुम कौन हो? तुम हमारी जुबान कैसे जानते हो? थ्यूसोंग ने कहा, मेरा नाम थ्यूसोंग है। मुझे अपना भाई समझो। मैं इस इलाके की कुछ जुबानें जानता हूँ, मगर ये लोग तुम्हें आग में क्यों जलाना चाहते थे? औरत ने कहा, मेरा नाम सांबी है। ये चारों आदमी लोमड़ देवता के मंदिर के पुजारी थे। ये हर साल जजीरे की सबसे खूबसूरत लड़की को
लोमड़ देवता पर कुर्बानी करने की गर्ज से यहाँ लाकर जला देती हैं। मगर तुम यहाँ कैसे आ गई? अगर तुम ना होते तो मैं जलकर राख हो चुकी होती। लोमड़ देवता का नाम सुनकर थ्यूसोंग के कान खड़े हो गई। उसको ख्याल आया कि कहीं इस जजीरे के आसपास लोमड़ खलाई मखलूक तो नहीं उतरी हुई। उसने सांबी से पूछा, सांबी, कल रात आसमान पर रोशनी हुई थी और बड़ी तेज आवाज सुनाई दी थी, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? सांबी ने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। थ्यूसोंग खामोश हो गया। फिर उसने सांबी से उसके जजीरे के लोगों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका छोटा सा जजीरा वहां से एक रात के सफर पर है। वो जजीरे के एक माहीगीर की अकलौती बेटी है। मेरे माँ बाप मेरी मौत पर रो रहे थे। उन्हें मालूम था कि अब मैं दूसरे जजीरे पर ले जाकर जला डाली जाऊंगी। थ्यूसोंग ने कहा, क्या तुम वापस अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हो? सांबी ने कहा, अगर मैं वहां गई तो देवता के पुजारी मुझे फिर पकड़ लेंगे। अब मैं वापस नहीं जा सकती। हाँ, अगर तुम किसी तरह मेरे बाप को वहां से निकाल कर ले आओ तो मैं उनके साथ यहाँ से दूर किसी गैर आबाद समुद्री जजीरे में चली जाऊंगी। थ्यूसोंग बोला, तुम मुझे अपने माँ बाप के घर का पता और उनका हुलिया बताओ, मैं उन्हें वहां से निकाल कर यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। सांबी ने कहा, मगर यह बड़ा खतरनाक काम है। एक बार फिर सोच लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी खातिर तुम अपनी जान गंवाओ। सारे जजीरे पर लोमड़ देवता के पुजारियों की हुकूमत है। उनके पास ऐसी तिलिस्मी आग है जिसकी रोशनी उनके हाथों से निकलकर जिस पर पड़ती है वो जलकर भस्म हो जाता है। थ्यूसोंग ने चौंक कर सांबी की तरफ देखा। सांबी जिस तिलिस्मी रोशनी का जिक्र कर रही थी वो यकीनन कोई खलाई लेजर गन ही हो सकती थी। क्या ये लोग किसी खलाई सियारे की मखलूक हैं? थ्यूसोंग सोचने लगा। उसने सांबी को यकीन दिलाया कि वो उसके माँ बाप को हिफाजत के साथ लेकर उसके पास वापस आ जाएगा। सांबी ने थ्यूसोंग को अपने जजीरे के मोहल्ले वकू और माँ बाप के हुलिये और घर के बारे में सब कुछ बता दिया और थ्यूसोंग ने समंदर में सफ़र करने के लिए कश्ती तैयार करनी शुरू कर दी। आगे क्या हुआ ये जानिए अंबर नाग मारिया सीरीज़ की अगली कहानी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें।